तो अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य, मतलब आपने कुछ लिख के रखा हुआ है। तो अगर आप किसी चीज़ को लिखोगे तो ऑब्वियसली किसी भाषा का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके कुछ लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके कुछ लिखना है, तो लैंग्वेज हो गई लिटरेचर से एसोसिएटेड। अब ये लैंग्वेज किससे एसोसिएटेड है, इंडियन कल्चर में रिलीजन से रिलेटेड है लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एक तरह से जब आप इंडियन लिटरेचर पढ़ोगे तो एक ही टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा पहले वो लिटरेचर किस भाषा में है और फिर वो भाषा किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब इंडियन लिटरेचर को हम कैसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। टाइम के साथ मतलब सबसे पहले लिटरेचर कौन सा आया, एंशिएंट लिटरेचर, फिर उसके बाद मेडिवल लिटरेचर आया और फिर मॉडर्न लिटरेचर आया। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे एंशिएंट लिटरेचर पर। अब जैसा मैंने बताया, लिटरेचर आपका किस पर, लिटरेचर लिखा गया है तो किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा और वो लैंग्वेज एसोसिएटेड है रिलीजन से, तो हम रिलीजन से एसोसिएट करते हैं। तो जब एंशिएंट पीरियड था तो इंडिया में सबसे पहला रिलीजन कौन सा आया था, हिंदुज़म। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदुज़म की जो प्रैक्टिसेस थी वो ऑप्रेसिव हो गई। तो इस चीज़ को अपोज करने के लिए दो रिलीजन आपके सामने आए थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के रूप में, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आया हिंदुज़म। तो हिंदुज़म के टाइम पे कौन कौन से लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल थे। तो जब हिंदुज़म था इंडिया में तो इंडिया में नॉर्थ साइड में अलग भाषाएं बोली जाती थी, साउथ साइड में अलग। तो हिंदुज़म के लिए ही नॉर्थ साइड में कौन सा लिटरेचर है और साउथ साइड में कौन सा है। तो नॉर्थ इंडिया में है संस्कृत लिटरेचर और साउथ इंडिया में है द्रविड़ियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो द्रविड़ियन लैंग्वेज का लिटरेचर। तो पहले नॉर्थ को डिस्कस करते हैं कि संस्कृत लिटरेचर में कौन कौन सी चीज़ें। तो संस्कृत लिटरेचर में दो चीज़ें हैं, एक वैदिक लिटरेचर है, एक नॉन वैदिक। नॉन वैदिक यानी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक लिटरेचर को। वैदिक लिटरेचर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वेद और पुराण। आपके पास 4 वेद हैं, लेकिन वेद में जो भाषा लिखी हुई है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको नॉर्मल आदमी पढ़ के समझ नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या है, हेल्प बुक्स बनाई गई। हेल्प बुक्स क्या हैं, बाउ। हेल्प बुक्स क्या है, बाउ। जैसे कॉलेज में मेरी मदद बाउल करता था ना, वैसे वेदास समझने में मदद करते हैं बाउ। तो बी से हो जाएगा ब्रह्मनाद, ए से अरण्यकाश और यू से हो जाएगा उपनिषद, ठीक है। तो ये हो गई हेल्प बुक्स वेदास को समझने के लिए। लेकिन फिर भी फर्दर ये देखा गया कि वेद में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, उस एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा का पूरा पुराण बना दिया गया। पुराण की क्या खासियत थी कि इनमें स्टोरीज़ थी, तो ये लोगों में आसानी से प्रचार प्रसार हो सकता है। वेद में तो फिलॉसफी है और वेद की हेल्प बुक में तो ये लोग आसानी से कैच नहीं करेगा उनका दिमाग, क्योंकि ये थियोरेटिकल नॉलेज हो गई। लेकिन पुराण ने इन्हीं की एलिमेंट्स को उठा उठा के स्टोरी बना दी, तो स्टोरी लोगों के साथ रह जाएगी। डिसएडवांटेज ये रहेगा कि लोग स्टोरी तो याद रख लिए, लेकिन जो उसके पीछे का मेन कंटेंट, मेन फिलॉसफी है वो भूल गए, तो वो एक दिक्कत है। एनीवे, तो वैदिक लिटरेचर में आ गए वेदास और पुराण्स। क्लासिक संस्कृत लिटरेचर, तो इसमें क्या है, अब संस्कृत से रिलेटेड क्या है, ड्रामा है, पोइट्री है और संस्कृत से रिलेटेड कुछ स्पेशल टेक्स्ट हैं जिनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो एक एक करके देखते हैं। अब जो संस्कृत ड्रामा है, तो कुछ ड्रामा के आप राइटर्स का नाम याद रख लो। तो ये नाम याद रखने के लिए निमोनिक क्या है, संस्कृत ड्रामा गिव्स भाव सुख, तो भाव सुख से वो याद हो जाएगा। फिर संस्कृत पोएट्री, उससे रिलेटेड जो राइटर्स हैं उनको याद रखने के लिए निमोनिक क्या है, संस्कृत पोएट्री इज़ भौकाल है जानम। भौकाल है जानम से आपको संस्कृत पोएट्री याद हो जाएगी। देन संस्कृत में ही कुछ स्पेशल टेक्स्ट लिखे गए हैं जिनका कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है हिंदुइज़्म में, वो 2 एपिक्स हैं, 2 महाकाव्य हैं जिनका बहुत बड़ा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, रामायण और महाभारत। अब आप रामायण और महाभारत को भी देखोगे तो ये भी क्या है, किस पर बेस्ड है, ये वेद पर ही बेस्ड है। मतलब मोस्ट बेसिक एलिमेंट जो है हमारी सारी लिटरेचर का, जो भी ज्ञान है हमारे पास, वो है वेद। लेकिन वेद की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कभी उसको समझाने के लिए हमको ब्रह्मनाद, अरण्यकाश, उपनिषद का यूज़ करना पड़ता है, कभी उसको स्टोरी के रूप में पुराण में देखना होता है, कभी उसी स्टोरी को, उसी के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए पूरी की पूरी रामायण लिख दी। फॉर एग्जांपल सच बोलना चाहिए, तो ये समझाने के लिए पूरी की पूरी रामायण लिख दी, राम का एक कैरेक्टर चुना और उसको सत्य, बिल्कुल सच्चाई से चलने वाला बना दिया और लास्ट में ये दिखा कि सच्चाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है। उसी तरह वेद में लिखा है कि ड्यूटी सबसे ऊपर है, धर्म आपका सबसे ऊपर है आप, तो इसलिए क्या है, उसको समझाने के लिए पूरी की पूरी महाभारत लिख दी, राइट। तो वेद के जो एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को समझाने के लिए रामायण और महाभारत लिखी गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो भी लिटरेचर है वो पूरी तरह से बेस्ड है वेद के ऊपर। इटर्नल नॉलेज इसको बोलते हैं,
ठीक है, क्योंकि ट्रुथ तो हमेशा रहता है ना, ट्रुथ कभी थोड़ी चेंज होता है, तो ये एटर्नल नॉलेज है। एनीवे, स्पेशल टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो गए 2 एपिक रामायण और महाभारत। अगली चीज़ आती है वो स्पेशल संस्कृत टेक्स्ट जिनकी की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस मतलब इसको हम देख सकते हैं जो सब्जेक्ट हम अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो हम पढ़ते हैं हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल। तो हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज का कोई टेक्स्ट है क्या हमारे पास? मैथ्स से एसोसिएटेड संस्कृत में कौन से टेक्स्ट है? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे एसोसिएटेड टेक्स्ट कौन से हैं? सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी। तो हिस्ट्री से एसोसिएटेड टेक्स्ट हों, इकोनॉमी से, पॉलिटी से एसोसिएटेड कोई जो मेजर टेक्स्ट है संस्कृत के, राइट। तो यहाँ पे आपका संस्कृत लिटरेचर ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में किसका इस्तेमाल होता है? द्रविड़ लैंग्वेजेस का। तो इसलिए जो वहाँ पे लिटरेचर है उसको द्रविड़ियन लैंग्वेज लिटरेचर कहा जाता है। अब साउथ इंडिया में है क्या? सिर्फ 4 स्टेट्स ही हैं आपके। केरला जहाँ पे मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु जहाँ पे तमिल बोला जाता है, तो इसको तमिल भाषा का जो लिटरेचर है या फिर संगम लिटरेचर कह लो आप। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, तो तेलुगु लिटरेचर। कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़, तो कन्नड़ लिटरेचर। अब मलयालम लिटरेचर, मलयालम सबसे नई लैंग्वेज है, यंगेस्ट लैंग्वेज है, तो इसमें लिटरेचर कम है पर बेकार नहीं है। ये निमोनिक हो गया मलयालम लिटरेचर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखने का कि कम है बट बेकार नहीं है। देन तमिल या फिर संगम लिटरेचर याद रखने का क्या है? नाम तमिल से याद हो जाएगा तू प्लस मिल, और संगम क्यों रखा गया है ये। तेलुगु लिटरेचर अपनी गोल्डन एज में पहुंची विजयनगर एम्पायर के केस में, तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। कन्नड़ लिटरेचर की बात करें तो कन्नड़ लिटरेचर में क्या है? 3 जेम्स हुए, 3 जेम्स मिले पीआरपी के रूप में। जहाँ पीआरपी के रूप में पावर ग्रिड में 60-70 हज़ार रुपये पैसे मिलते हैं, कन्नड़ लिटरेचर में 3 जेम्स मिले पीआरपी के रूप में। एनीवे, तो हम 3 जेम्स देखेंगे, पी, आर और पी कौन है, तो ये निमोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या ख़त्म हुआ कि हिंदुइज़्म से एसोसिएटेड कौन सा लिटरेचर है। नॉर्थ में संस्कृत बोली जाती थी तो संस्कृत लिटरेचर, साउथ में द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती थी तो द्रविडियन लैंग्वेज लिटरेचर। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदुइज़्म के जो प्रैक्टिसेस थे, जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस थे, वो चेंज होकर ऑपरेसिव बन गए। तो इसलिए क्या किया गया, एक इसको रेजिस्ट करने के रूप में 2 रिलीजन इंडिया में फिर डेवलप हुए। एक बुद्धिज़्म था, एक जैनिज़्म था। अब बुद्धिज़्म रिलीजन तो हो गया, इससे एसोसिएटेड भाषा कौन सी है? तो बुद्ध ने बुद्धि पाली, तो यानी बुद्धिज़्म की लैंग्वेज है पाली, और जैनिज़्म की लैंग्वेज है प्राकृत। संस्कृत चल रही थी तो संस्कृत में भी इनके कुछ लिटरेचर हैं। एनीवे, तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर है, अब उसको देखते हैं सेपरेटली। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें क्या है? उसमें कैनोनिकल यानी सेक्रेड टेक्स्ट, कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, अदर टेक्स्ट। कैनोनिकल में कौन से आते हैं? बुद्धिज़्म की त्रिपिताकाज आती हैं, बास्केट ऑफ नॉलेज, 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज। नॉन कैनोनिकल में जताकाज आती हैं। जैन लिटरेचर में भी बिल्कुल बुद्धिज़्म की तरह कुछ कैनोनिकल यानी सीक्रेट टेक्स्ट हैं, कुछ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, और फिर दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। कैनोनिकल में जैन लिटरेचर में फर्दर 2 डिवीज़न हो जाता है, क्योंकि 2 सेक्ट हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर पढ़ते हैं अगामस और दिगंबर पढ़ते हैं प्रभारिता। एनीवे, तो ये हमने देख लिया। तो हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लिया हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म और उनसे एसोसिएटेड। तो एंशंट लिटरेचर हमको पता चल गई इससे। एंशंट के बाद आते हैं हम मेडिवल लिटरेचर में। तो मेडिवल टाइम पे हुआ क्या, हिस्ट्री क्या है हमारी, उससे ही समझ में आ जाएगा। मेडिवल टाइम आते आते क्या हुआ, इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गए। इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए तो उसमें तुर्क्स आए इंडिया में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई होती है हमको अगर याद हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, दिल्ली सल्तनत आती है, फिर उसके बाद मुगल्स आते हैं, राइट। अच्छा, अब क्या है, तो ये तो हुए अटैकर्स के रूप में जो आए, ठीक है, तुर्क्स, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स, ये अटैकर्स के रूप में आए थे। पर उसी टाइम पे रिफ्यूजीज़ भी आए थे। रिफ्यूजीज़ जिनको बोला जाता है पारसी, ठीक है। पारसी क्या थे, जो ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी थे वो इंडिया में आए थे। इनका नाम पारसी क्यों है, क्योंकि ये पर्शिया से आए थे। पर्शिया यानी ईरान। क्यों आए थे पर्शिया से, क्योंकि पर्शिया में अरेबिक इन्वेजन चालू हो गया था, जिसकी वजह से पर्शिया में जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म था वो ख़त्म होने लगा था। तो वो पर्शियंस क्या है, ईरान को छोड़ के फिर इंडिया में आ गए थे, ठीक है। तो यानी इससे क्या पता चला कि ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन आया, सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन हुआ, यानी तुर्क, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, ये लोग आए। तो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल्स, इनकी भाषा क्या थी, तुर्क्स की, इन सब की भाषा थी पर्शियन। अब मैं इसी से एसोसिएट, अब देखिए इनकी भाषा पर्शियन थी। फिर बाद में क्या हुआ कि इंडिया में हिंदी बोली जाती थी और ये पर्शियन लैंग्वेज के थे,
तो जब पर्शियन और हिंदी का मिक्सचर हुआ तो उससे उसके रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस हुई, उर्दू लिटरेचर प्रोड्यूस हुई। प्लस मैंने ऑलरेडी बताया कि ये अटैकर्स के रूप में आए थे और रिफ्यूजीज़ के रूप में पारसीज आए थे जो कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म फॉलो करते थे, तो उनका ज़ोरोएस्ट्रियन लिटरेचर हो गया। अब जब इस्लामिक इन्वेजन की मैंने बात की थी तो उसमें तुर्क्स आए, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स और किन के बीच में फ़ाइट हुई थी, सिख के बीच में। तो उस वक्त सिख क्लास भी इंडिया में आ गई थी, तो इसलिए सिख लिटरेचर भी है पे। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया आपका एंशंट लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर। तीसरा अब आपका आ जाएगा क्या, मॉडर्न लिटरेचर। तो मॉडर्न लिटरेचर में क्या है, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने तो तबाही मचा के रख दी, पूरे सब कुछ ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। तो जब इंडिपेंडेंस हो गई, हमें आज़ादी मिल गई, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रिकॉग्नाइज़ की, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज़ की, जो कि उन्होंने 8वें शेड्यूल में लिखी हैं। अच्छा, तो ये जो 22 लैंग्वेजेस थी, इनमें से कुछ लैंग्वेजेस में हम अगर हम देखें उनकी हिस्ट्री, तो उसमें जो है बहुत महान राइटर पैदा हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने कुछ कमाल का ही लिटरेचर हमारे सामने रखा है, तो फिर हम उसको देखने लगते हैं। तो वही है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो 22 का यूज़ करके अमेंडमेंट वाली सारी ऑफिशियल लैंग्वेज याद हो जाएंगी, और ऑफिशियल में ऑफिसर काका की स्टोरी, मेरे काका उस गुप्त बंगले में उड़ते हैं, तो वो वाली सारी लैंग्वेजेस याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, तो हम डिटेल में देखते हैं इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि एंशंट इंडिया में लिटरेचर कैसा हुआ, फिर मेडिवल टाइम पे और मॉडर्न टाइम पे। इन दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस पेज पे बना नहीं पाया क्योंकि वन नोट ने अलाउ नहीं किया, तो इसके लिए हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे मेडिवल और मॉडर्न लिटरेचर के लिए। इधर हम एक्सप्लोर करते हैं एंशंट इंडिया में जो लिटरेचर है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, लिटरेचर जो होगा, जब आपने किसी चीज़ को लिखा है तो किसी भाषा का यूज़ किया होगा, तो लिटरेचर एसोसिएटेड है लैंग्वेज से, और लैंग्वेज एसोसिएटेड है रिलीजन से। तो हम देख लेते हैं, एंशियंट टाइम पे सबसे पहले हिंदुज़म आया, फिर हिंदुज़म जब बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव बन गया तो उसको अपोज करने के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आए। तो पहले हिंदुज़म से एसोसिएटेड लिटरेचर देखते हैं, फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से एसोसिएटेड लिटरेचर को देखेंगे। तो हिंदुज़म जब नॉर्थ इंडिया में हमने देखा तो नॉर्थ इंडिया में संस्कृत प्रेवलेंट थी, हिंदुज़म में तो संस्कृत लिटरेचर। साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज पॉपुलर थी, तो इसलिए द्रविडियन लिटरेचर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं संस्कृत लिटरेचर को, बाद में हम आएंगे द्रविडियन पे। तो अब देखते हैं लिटरेचर इन संस्कृत। अब सबसे पहली चीज़ तो यही उठती है कि संस्कृत भाषा कहाँ से आई। तो संस्कृत भाषा के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए पनीनी साहब को। पनीनी जी ने क्या किया था, इन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज है उसकी ग्रामर के रूल्स दिए थे। कहाँ पे लिखे थे इन्होंने रूल्स, अपनी एक बुक जिसका नाम था अष्टध्यायी, उसमें। तो संस्कृत लैंग्वेज में पनीनी का इंपॉर्टेंट रोल है। एनीवे, ये हो गया। अब संस्कृत में जो लिटरेचर है वो दो टाइप की है, एक तो वैदिक लिटरेचर, एक नॉन वैदिक लिटरेचर, जो कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर कहलाता है। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं वैदिक लिटरेचर को। अब जो वैदिक लिटरेचर के दोनों हिस्से हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है वैदिक, तो ये किसने लिखी होगी, वेद व्यास। ठीक है, दोनों ही वी से है, वी से ही वेद, वी से ही व्यास। तो दोनों ही वैदिक लिटरेचर, वेद और पुराण दोनों ही माना जाता है किसने लिखे हैं, वेद व्यास ने। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम वेदास के ऊपर। वेदास को कंपाइल किया गया था वैसे तो 3-4 हज़ार साल पहले, पर मतलब जैसे यहाँ पर एज दी है 1500 से 1000 BC, ये वैदिक एज मानी गई है 1500 से 1000 BC। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देख लेते हैं वेद की डेफिनेशन। वेद होता क्या है, वेद का सीधा सीधा मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी नॉलेज है, नॉलेज मतलब किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट खुद को कैसे कंडक्ट करना है, सब कुछ आ जाता है इसमें। कहना ये है कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स आप ख़रीदते हो तो मोबाइल को किस तरह से यूज़ करना है वो उस मैनुअल के साथ आता है ना, उसी तरह वेदास को अगर आप यूज़ करोगे तो वो भी एक यूज़र मैनुअल की तरह एक्ट करती है फॉर ह्यूमन मशीन। सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं मैनुअल का है, मैनुअल की तरह वो एक्ट करती है, बल्कि वो वर्ल्ड में अलग दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमको नॉलेज देती है। ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन जनरल उसमें एक्सप्रेस किया गया है, मतलब उसमें ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है कास्ट, सेक्स, कलर के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि वेद ट्रीट करते हैं क्या, सबको, यूनिवर्स को एक फैमिली के रूप में ट्रीट करते हैं वेद। दैट इज़ वासुदेव कुटुंबकम की फ़िलॉसफी है उसमें। क्वेश्चन ये है कि वेद लिखा किसने, तो जैसा मैंने बताया था, देखो वेद की जो नॉलेज है वो ऑलरेडी प्रेजेंट थी इंडिया में। ठीक है, इनिशियली लिखने का कंसेप्ट ही नहीं था इंडिया में। ठीक है, ओरली ट्रांसमिट किया जाता था नॉलेज को। ठीक है, लिखना विखना तो बहुत मतलब फालतू माना जाता था। तब पहले के लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट थे कि वो सुन के ही समझ लेते थे और उनको याद हो जाती थी चीज़ें। तो वही बोला गया है कि वेद का शुरू में ओरल ट्रेडिशन होता था, ओरल ट्रांसमिशन होता था। ठीक है,
तो वेद से रिलेटेड नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन फिर एक बंदा आया, उसने इस नॉलेज को कंपाइल कर दिया, जो भी है पहले रिटन फॉर्म में लेके आ गया। तो वेद को लिखा किसने? नाम में ही वेद है, तो वेद व्यास। इन वेदों का यूज़ क्या है? देखो, पोस्ट वैदिक पीरियड में जब वेदास लिख दिए गए, तो उसके बाद जो पोस्ट वैदिक पीरियड आया, उसमें आप इंडियन लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में जिन भी ऑथर्स को देखोगे, उन ऑथर्स ने जो भी अपनी रचनाएं की हैं, उन्होंने उनकी रचनाओं का सब्जेक्ट उन्होंने वेद से ही लिया है, ठीक है, और उसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रीटीज़ बना दी है। अब ये वेदों की यूनिक बात क्या है कि इसमें पहली बात तो ये है कि इटर्नल नॉलेज है, मतलब ऐसी नॉलेज जिसका कोई अंत नहीं है। इसको 2000-3000 साल पहले लिखा गया है, लेकिन आप देखो इसकी नॉलेज आज भी उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये इटर्नल नॉलेज है। अब एक लेवल ऑफ हार्डनेस ये है कि आप पहले तो उस नॉलेज को गेन करो, उसको लिखो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा टास्क ये है कि उसको पोएटिक फॉर्म में लिखो। पूरे के पूरे वेद पोएम के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप जान नहीं सकते हो पोएम लिखना कितना मुश्किल है। और फिर पोएम भी जो है इसमें वो हाईएस्ट ऑर्डर की है। पोएम के भी मीटर्स होते हैं, उनको मीटर्स के रूप में नापा जाता है कि उसमें जो शब्द यूज़ किए हैं उनकी पिचेस होती हैं कि ये हाई पिच वाला है, ये लो पिच वाला है, तो इनको किस तरह से अरेंज किया जाए कि पोएम गाते वक्त एक ट्यून मेंटेन हो सके। तो उसको भी अगर आप जज करोगे तो वेदों की पोएम का भी जो मीटर लेवल है वो बिल्कुल हाईएस्ट ऑर्डर का है। तो इसलिए वेद जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन है, ठीक है। एनीवे, तो वेद हैं कितने हमारे पास? हमारे पास 4 वेद हैं। कौन कौन से? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो वैदिक एज थी, प्री वैदिक एज और लेटर वैदिक एरा, ऐसा है। तो ऋग्वेदिक एरा मतलब पहला वेद ऋग्वेद था, और उसके बाद लेटर वैदिक एरा में आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आए। तो वो एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं। देखो, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद हमको ये पता है कि ये ओल्डेस्ट है, और फिर बात यह है कि भगवान से पुराना कौन होगा अगर ओल्डेस्ट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद में जो भी हैं हिम्स वो डेडिकेटेड हैं गॉड को। उसमें यह है कि लाइफ क्या है, क्रिएशन कैसे क्यों हुई, कैसे हुई, डेथ क्या होती है, डेथ क्यों होती है, वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया गया है, लाइफ का पर्पस क्या है। अब गॉड में भी बात करोगे तो उसमें ऋग्वेद में गॉड माना गया है किसको? नेचर को माना गया है गॉड। मतलब उसमें आप देखोगे तो पूजा की जाती है अग्नि देवता की, जल की, वाटर की पूजा की जाती है, एयर की पूजा की जाती है, तो नेचुरल थिंग्स की पूजा की जाती है, तो उनके प्रति डेडिकेटेड है हिम्स। ये ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बाद आया सामवेद। साम में यानी सम यानी संगीत, संगीत हो गया। तो यानी सामवेद इसी पे पूरा आपका बेस्ड है क्या? लेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक काफ़ी कुछ सामवेद पर डिपेंड करता है। फिर आता है यजुर्वेद। यज से क्या याद हो जाएगा? यज्ञ। तो जो भी सैक्रिफाइसेस हैं या उससे एसोसिएटेड रिचुअल्स हैं वो किस में है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट है क्या? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, अथर्व यानी आयुर, ए से ये भी है, ए से ये भी है, तो अथर्ववेद आयुर्वेद। तो आयुर्वेद है या जो भी मेडिसिन है ये सब आपका है किसमें? अथर्ववेद में, कि ट्रीट कैसे करना है लोगों को। अच्छा, मेडिसिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, साउंड को यूज़ करके लोगों को ट्रीट करने की बात की गई है। तो इसीलिए जो मैजिकल स्पेल्स हैं जिनका कि यूज़ करके लोगों को ट्रीट किया जा सकता है, और चार्म्स वार्म्स, उनके बारे में भी अथर्ववेद में ही मेंशन है। तो एक तरह से देखोगे ये सारे कांड हैं। ऋग्वेद क्या है? इसमें ओल्डेस्ट है, ठीक है, इसमें ज्ञान की बातें हैं, गॉड के बारे में ये वो, तो ये ज्ञान कांड है। फिर सामवेद, ये संगीत से रिलेटेड है, तो ये उपासना कांड हो गया। यजुर्वेद, उसमें यज्ञ करने को कहा गया है, तो यज्ञ एक काम हुआ, यानी ये कर्म कांड है। अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद, मेडिसिन, यानी ये सब साइंस है, विज्ञान है, तो इसलिए अथर्ववेद विज्ञान कांड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए 4 वेदास। लेकिन अब ये है कि वेदास बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है, नॉर्मल आदमी के दिमाग में वो समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उसको बस ऐसा लगेगा कि इधर उधर से कुछ भी वर्ड्स लिए उनको जोड़ दिए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं NCERTs, तो NCERT में जो नॉलेज दी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेटली मेंशन की हुई है, एक्सप्लेनेशन के साथ वो है नहीं, टू द पॉइंट है, इसलिए समझ नहीं आती NCERT। इसीलिए लोग क्या करते थे, हम लोग 9th-10th में शिवचांद नाम की बुक खरीदते थे फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए, या फिर कुंजी वंजी खरीद लेते लोग कि समझें NCERT में क्या लिखा है। उनको NCERT की नॉलेज के बारे में कोई डाउट नहीं है, वो सही है, लेकिन समझने के लिए कुंजी या इस तरह हेल्प बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो वेदास हैं उनमें जो नॉलेज लिखी हुई है वो गलत नहीं है, बट वो इतना कॉन्साइज और प्रिसाइज वे में लिखी हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है। इसीलिए वेद में लिखी हुई नॉलेज को आसानी से समझने के लिए क्या किया गया है, उससे एसोसिएटेड है 3 हेल्प बुक्स।
तो हेल्प बुक जैसे NIT कैलिकट में मेरी हेल्प बाउल करता था हेल्प, उसी तरह वेदों को समझने के लिए बाउ हेल्प करते हैं। बाउ क्या है? ब्राह्मणाज, अरण्यकाज, उपनिषद। अब क्वेश्चन ये है भैया कि ये ब्राह्मणाज, अरण्यकाज और उपनिषद हैं क्या? तो देखिए ब्राह्मणाज क्या है, ये बेसिकली कमेंट्रीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं वैदिक कंटेंट को, जो रिचुअल्स उसमें दी गई हैं उसको आसान भाषा में ये मेंशन करती हैं। वही अरण्यकाज क्या है? अरण्यकाज इसको एक स्टेप और फर्दर ले जाते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं रिचुअल्स को और उन रिचुअल से एसोसिएटेड फ़िलॉसफी को। तो ब्रह्मनाज में सिर्फ क्या थी, रिचुअल्स को एक्सप्लेन किया था, और अरण्यकाज में रिचुअल के साथ साथ उससे एसोसिएटेड फ़िलॉसफी को भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर आता है उपनिषद, वेदांता। उपनिषद को वेदांता भी बोलते हैं, मतलब वेद का अंत, इट इज़ जस्ट, ये पूरी तरह से फ़िलॉसफिकल है। तो ब्रह्मनाज हुए क्या, उन्होंने रिचुअल एक्सप्लेन की, अरण्यकाज ने रिचुअल प्लस फिलॉसफी दी, और उपनिषद प्योरली फिलोसॉफिकल है। तो हमारे लिए यही ज़्यादा काम का है उपनिषद, ठीक है। होने को तो बहुत ही ढेर सारे उपनिषद है, बहुत ढेर सारी उपनिषद की बुक है, पर उन सभी उपनिषद बुक्स में से 10 बुक्स को सेलेक्ट किया गया और उन्हीं 10 उपनिषद की बुक्स को हम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उपनिषद में ही रियल नॉलेज है, जिस्ट है, पूरा निचोड़ जो है वेदों का वो उपनिषद में ही है। तो देखो सबसे पहले वेद आए आपके, वेद का जिस्ट जो है फिलोसफिल जो है, फिलोसफी जो मोस्ट पावरफुल सुप्रीम फॉर्म ऑफ फिलॉसफी है वो उपनिषद में है। लेकिन उपनिषद भी आपके किस फॉर्म में है, ये सिर्फ नॉलेज के फॉर्म में है, तो इसलिए इस टेक्स्ट को उतना लोग इन्जॉय नहीं कर सकते। तो उपनिषद को फर्दर फिल्टर डाउन करके किस में लिखा गया है, भगवत गीता में। भगवत गीता एक स्टोरी से एसोसिएटेड है, तो उससे लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। है वही चीज़, सबसे ऊपर वेद है, वेद में जो भाषा लिखी है उसको आसानी से समझने के लिए फ़िलॉसफी उपनिषद में लिखी है। उपनिषद को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसका निचोड़ किस में रखा गया है, भगवत गीता में। तो भगवत गीता भी एक तरह का उपनिषद ही है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो स्टोरी के फॉर्म में है। इसीलिए आप देखोगे कि भगवत गीता ज़्यादा पॉपुलर है। वेद जो कि इन सारी चीज़ों का बेसिस है वो उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि आपके उपनिषद और भगवत गीता जितनी फेमस है, राइट। तो ये अंतर हो गया, आप एक तरह से डेवलपमेंट देख रहे हो कि ब्राह्मणाज में सिर्फ रिचुअल्स बताई, अरण्यकाज में रिचुअल्स और उसकी फ़िलॉसफी, और उपनिषद में पूरी फ़िलॉसफी। तो कैसे हम रिचुअल से फ़िलॉसफी की ओर बढ़ रहे हैं ये आप देख सकते हो ट्रेंड यहाँ पे, ठीक है। तो अरण्यकाज इस हिसाब से क्या एक ब्राह्मणाज और उपनिषद के बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं एक और बात कहूँ कि उपनिषद भी जब हमने पढ़ा तो हम क्या किए, हम सिर्फ फ़िलॉसफी तक पहुँचे हैं, ठीक है, कि हार्ड मैटर है, मतलब ट्रुथ है, नॉलेज है, कर्री नॉलेज है ये। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उसको अगर आप सीधी सीधी नॉलेज बताओगे, चाहे कितनी भी ज्ञान की बात बताओ, वो इंटरेस्ट उसका डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए इन चीज़ों को और रोचक बनाना है। तो रोचक बनाने के लिए क्या किया गया, इन्हीं सारी फ़िलॉसफिकल प्रिंसिपल्स को एक स्टोरी का रूप दे दिया गया, स्टोरी के रूप में रूपांतरित कर दिया गया, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बना दिए गए, फिर एक स्टोरी बना दी गई। मतलब इस तरह से उसमें उतार चढ़ाव लाया गया कि वो लोगों के दिमाग में बस जाए, बिल्कुल इम्प्रेंट हो जाए। वो कैसे किया गया, वो किया गया पुराणास और 2 एपिक्स रामायण और महाभारत के फॉर्म में। वेद में जो भी प्रिंसिपल हैं, एक प्रिंसिपल को उठाया, उस पर एक पूरा का पूरा स्टोरी लिख दी, पुराण लिख दिया उस पर। तो लोगों को पुराण याद है, वेद भूल गए हैं लोग। फिर जैसे वेद में लिखा है कि सच हमेशा बोलना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसी के ऊपर रामायण बना दी। राम का एक कैरेक्टर लिया, उसको ट्रुथफुल बनाया और लास्ट में ये दिखा दिया कि राम ने रावण को मारा, यानी हमेशा सच्चाई की बुराई पे जीतोगे। वेद में ये लिखा है कि धर्म सर्वोपरि है, उसके ऊपर पूरी की पूरी महाभारत बना दी। अर्जुन को उपदेश ही देते हैं कृष्ण जी की धर्म आपका सबसे ऊपर है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब वैदिक प्रिंसिपल के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरीज़ लिखी गई हैं ये। तो ये सब एक ही चीज़ है, वेद सोर्स है, उसी से ये चीज़ें छन के आ रही हैं। एनीवे, तो यहाँ पे आपके वेद हो गए। तो वेद में हमने पढ़ा कि वेद की डेफिनेशन क्या है, उसको लिखा किसने, वेदों का यूज़ क्या है, कितने तरह के वेद होते हैं, और वेदों को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट आ गया आपका पुराण। जैसा मैंने बताया कि वेद के ही जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को पुराण में एक्सप्रेस किया गया है स्टोरी के फॉर्म में, जिससे कि ये इंटरेस्टिंग बन सके, ठीक है। वो सिंपली पुराण क्या करते हैं, पुराण सिंपली, तो पुराणास क्या है, पुराणास वेद में ही लिखे हुए प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वेद में जो प्रिंसिपल लिखे हुए हैं उनको पिक्चराइज कर दिया है पुराणास ने, सिंबलिज्म से भरे हुए हैं पुराण। तो वेद क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए एक स्टोरी क्रिएट कर दी गई पुराणों के फॉर्म में, जिससे कि लोगों के दिमाग पे एवर लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ जाए। तो आप आज भी देखोगे तो पुराण वेद से ज़्यादा फेमस है। पुराण की स्टोरी सबको पता है, लेकिन दिक्कत ये है कि स्टोरी ही पता है, लोग उसके पीछे का सिंबलिज्म, उसके पीछे की फ़िलॉसफी पूरी भूल गए हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एनीवे, तो ये हुआ पुराण। अब पुराण भी किसने लिखे हैं, वेद व्यास ने ही लिखे हैं। तो वैदिक लिटरेचर दोनों आपके, वेद और पुराण दोनों के दोनों वेद व्यास ने लिखे हैं। अब 2 टाइप के होते हैं पुराण आपके, मेजर पुराण्स और माइनर पुराण्स। तो मेजर पुराण हो गए महापुराण और माइनर पुराण हो गए उपपुराण।
दोनों आपके 18 हैं, 18 महापुराण, 18 उपपुराण। अब महापुराण देख लो, 18 जो हैं उसमें से जो आप आसानी से याद रख सकते हो वो याद रख सकते हो हिंदू ट्रिनिटी से रिलेटेड जो है। हिंदू ट्रिनिटी क्या है? क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, महेश पुराण, राइट। तो महापुराण 18 हैं और उपपुराण 18 हैं। तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाएगी वैदिक लिटरेचर। आपको समझ में आ गया कि वैदिक लिटरेचर में वेदास और पुराणास हो गए। देन अब एक्सप्लोर करते हैं नॉन वैदिक लिटरेचर यानी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर को। तो अब संस्कृत में क्या है? संस्कृत में ड्रामा लिखे गए हैं, संस्कृत में पोइट्री लिखी गई है और संस्कृत के कुछ स्पेशल टेक्स्ट भी हैं। तो इनको एक्सप्लोर करते हैं ज़रा। सबसे पहले आ जाते हैं किस पे? संस्कृत ड्रामा पे। तो ड्रामा की बात किया जाए तो सबसे पुराना टेक्स्ट हम पर क्या अवेलेबल है ड्रामा के फॉर्म में? नाट्यशास्त्र। इसकी तो इतनी ज़्यादा वैल्यू कि कई लोग इसको 5वां वेद बोल देते हैं, पर वो हो सकता है एग्जैजरेशन भी हो। नाट्यशास्त्र में ड्रामा, डांस, म्यूज़िक सबके बारे में डिटेल्ड स्टडी है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में एक तरह से बोल लो, सब कुछ है नाट्यशास्त्र में, ठीक है। एनीवे, तो संस्कृत ड्रामा क्रिएट किया गया, उसकी थीम जनरली रोमांटिक ही रखी गई है। दूसरे जॉनर में भी है पर मोस्टली रोमांटिक है। अब याद कैसे रखा जाए कि संस्कृत के ड्रामा के बड़े बड़े कवि जो हैं उनका नाम क्या है? तो उसके लिए आप एक निमोनिक याद रख लो कि संस्कृत ड्रामा पढ़ने पर भावों को सुख मिल जाता है। तो भाव सुख याद रख लो, संस्कृत ड्रामा भाव सुख। अब भाव सुख में क्या याद रहेगा? बी से याद हो जाएगा भास, और बी से याद हो जाएगा भावभूति, ठीक है। एच से याद हो जाएगा हर्षवर्धन, ए को छोड़ दो। वी से याद हो जाएगा क्या? विशाखादत्त। भाव से ये याद हो गए आपके 4, फिर सुख, सुख से 2 याद हो जाएंगे। सु से याद हो जाएगा सुद्रक, के से याद हो जाएगा कालिदास। ये 6 हैं, भास, भावभूति, हर्षवर्धन, विशाखादत्त, सुद्रक, कालिदास। अब सबसे पहले आ जाते हैं भास पे। तो भास किससे मिलके बना है? भा और स। भा यानी भीम, भीम की हो गई फाइट, तो फाइट ने सब कुछ अंग भंग कर दिया, तो इन्होंने लिखा उरुभंग। भा स, सा से हो गया सपना। किसका सपना? वसावदत्त का सपना, ठीक है। तो स्वप्न वसावदत्त, ये भी भास ने लिखा है। फिर आ गया भवभूति। अब भवभूति, भूति यानी भूत, भूत कौन बन जाएगा? जब राम जी मर जाते हैं तो वो भूत बन जाते हैं। तो आफ्टर लाइफ ऑफ रामा यानी उत्तर रामचरितम, ये लिखा भवभूति ने। हर्षवर्धन, आपको हर्ष तब मिलेगा जब आपकी लाइफ में 2 चीज़ होंगी, पैसा और लड़की। पैसा से याद हो जाएगा रत्न, लड़की का नाम समझ लो प्रिया, ठीक है। रत्न से क्या याद हो जाएगा? रत्नावली। प्रिया से याद हो जाएगा प्रियदर्शिका। अब प्रिया की स्पेशलिटी क्या है कि प्रिया की आंखें नागिन जैसी हैं, तो इससे याद हो जाएगा नागानंद। तो हर्षवर्धन ने लिखी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। देन आ जाते हैं आपके क्या? चौथे नंबर पे आएंगे विशाखादत्त। विशाखादत्त को तोड़ोगे तो विशाखा प्लस दत्त, विशाखा शी इज़ अ देवी, तो इन्होंने लिखा देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त, दत्त से याद हो जाएगा दैत्य, दैत्य यानी राक्षस यानी मुद्रा राक्षस, तो विशाखादत्त ने लिखी हैं क्या? देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। देन चौथा है सुद्रक। सुद्रक राइम्स विथ ट्रक, सुद्रक ट्रक, ट्रक यानी क्ले कार्ट, क्ले कार्ट यानी मृच कटिका लिखी है सुद्रक ने। कालिदासा, कालिदासा इज़ अ वैम्प डूड, तो वैम्प यानी VAM, वी से याद हो जाएगा विक्रम उर्वशी, ए से अभिज्ञान शकुंतला, एम से मालिका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। तो ये 3 लिखी है किसने? कालिदास ने। विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतला, मालविका अग्निमित्र, राइट। तो ये आपका हो गया क्या? संस्कृत ड्रामा। मेन संस्कृत ड्रामा में मेन फोकस स्टोरी पे होता है। अब आते हैं संस्कृत पोइट्री। संस्कृत पोइट्री में किस पे फॉर्म होता है? फोकस होता है, फोकस होता है फॉर्म पे कि जो आपने लिखा है उसको किस तरह से लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ की है, राइट। इस चीज़ पर फोकस होता है, ठीक है। तो पोइट्री, अब ये याद रखना कि कौन कौन से बड़े पोएट हैं संस्कृत पोइट्री के, तो उसके लिए भी ये निमोनिक है कि संस्कृत पोइट्री जो है भाई भौकाल है जानम, ऐसी पोइट्री है कि भौकाल है जानम। तो इससे क्या याद हो जाएगा? बी से याद हो जाएगा भैरवी, एच से याद हो जाएगा हरिसेना, के से याद हो जाएगा कालिदास। भौकाल है को छोड़ दो, जानम में जे और एम से, जे से हो जाएगा जयदेव, एम से हो जाएगा माघा। सबसे पहले भैरवी देखते हैं। तो भैरवी, भैरवी ने गुस्से में मूवी ही बदल दी, करण अर्जुन के बजाय किरत अर्जुन कर दी, यानी किरत अर्जुन ने हम ये लिखी भैरवी में। हरिसेना, हरिसेना यानी हरिसेना से सेना याद हो जाएगा, सेना कहाँ पहुँच गई? समुद्र में, तो समुद्र में पहुँची तो उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा, हरिसेना ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा। देन के से हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने तो कमाल की रचनाएं, के से कालिदास, के से कमाल रचनाएं। तो कमाल रचनाएं से क्या याद होगा? के से याद हो जाएगा कुमार संभव, एम से याद हो जाएगा मेघदूत,
और आर से याद हो जाएंगे 2, रघुवंश और ऋतु संहार। तो 4 पोएम्स लिखी हैं कालिदास ने, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और ऋतु संहार। देन आता है जानम। जय से हो गया जयदेव। जय देव, देव की जय हो। कौन से देव की? कृष्ण देव की। कृष्ण देव का दूसरा नाम गोविंद है, तो जयदेव ने लिखी गीत गोविंद। एम से हो गया माघ, माघा। तो माघ का मतलब क्या होता है? वर्षा। अब किसकी वर्षा? आंसुओं की वर्षा। आंसुओं की वर्षा कौन करते हैं? जनरली बच्चे करते हैं, बच्चों को बोलते हैं शिशु। तो जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं माता पिता आके उनका वध कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। तो माघ ने लिखी शिशुपाल वध। ठीक है, तो ये संस्कृत पोएट्री खत्म हो गई। अब आते हैं स्पेशल टेक्स्ट दैट हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो 2 ऐसी क्रिएशंस हैं संस्कृत लैंग्वेज में जिनकी बहुत ही बड़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, वो है रामायण और महाभारत। रामायण पहले लिखी गई है, महाभारत बाद में। अब आप क्रोनोलॉजी समझो, सबसे पहले वेद लिखे गए हैं, फिर रामायण लिखी गई है, फिर महाभारत लिखी गई है और तब जाके आपके पुराण हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले में। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं रामायण को। तो रामायण है क्या? इसके ऑथर कौन है? रामायण में कौन है मेन कैरेक्टर? राम है। तो राम क्या है? एक वेलिएंट मैन है। तो वेलिएंट मैन, वेलिएंट मैन यानी वाल्मीकि। वैल मैन से मिकी, तो वाल्मीकि ने लिखी हुई है रामायण। वाल्मीकि जो थे वो आदि कवि थे, इसीलिए रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। अब जो रामायण है आपके, उसमें क्या है, 24,000 श्लोकों का यूज़ करके रामायण लिखी गई है स्टोरी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो 24,000, बोला क्या जाता है, ये जो 24,000 श्लोक है ना, अगर इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। तो यानी हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला लेटर होता है वो पता है क्या है? वो गायत्री मंत्र के 24 लेटर में से एक है। गायत्री मंत्र क्या है? ऋग्वेद जो है उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है और इसको बोला जाता है कि गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र बोलता हूँ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब बेसिकली यही है कि हमें मेडिटेट करना है किसके ऊपर? सनलाइट के ऊपर, और जिससे कि हमारी एनर्जी कहाँ से कहाँ जा सके? भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः ये क्या है? 3 प्लेन्स हैं कॉन्शियसनेस के, मतलब हमारी बॉडी में हमें ऊपर उठना है, एनर्जी को प्रसार ऊपर करना है। तो बेसिकली ये जब आप मेडिटेट करते हो तो एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में ऊपर होता है, यही है गायत्री मंत्र। तो आप देख रहे हो गायत्री मंत्र और रामायण के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ऋग्वेद में लिखा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के ये 24 लेटर हो गए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें क्या है, रामायण का हर 1000 श्लोक के बाद जो एक लेटर आता है वो गायत्री मंत्र का होता है। ये खासियत है रामायण की। अब सोचो रचयिता ने कितना दिमाग लगाया है, क्या जान लगा के वाल्मीकि ने लिखा है। एनीवे, लर्निंग क्या है, रामायण इतनी बड़ी चीज़ क्यों है यार? देखो, इन दिस एपिक राम इज प्रोजेक्टेड एज आइडियल मैन एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड ऑन हाउ टू अचीव 4-fold ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनकाइंड। एक है धर्म, अगला अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धर्म का मतलब क्या है? राइचियसनेस। राइचियसनेस यानी विक्ट्री ऑफ धर्म ओवर अधर्म, गुड की एविल पे विक्ट्री, विक्ट्री ऑफ ट्रुथ। राम इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ गॉड। मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया है कि भगवान है क्या? भगवान कुछ नहीं है, भगवान सच्चाई है। जिसको सच पता चल गया, सच मतलब अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया, रियल नेचर पता चल गया सारी चीज़ों का, वो फिर गॉड में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप बोलो परसूट ऑफ ट्रुथ सबसे बड़ा एम है, परसूट ऑफ गॉड सबसे बड़ा एम है, वो एक ही चीज़ है, सच्चाई को ही भगवान माना गया है। अब जैसे मेरे ही बारे में आप समझ लो, मुझे ये सच पता चल गया कि भैया फास्टिंग से आपकी हेल्थ को फ़ायदा है। अब मैं चाह के भी 2-3 मील नहीं खा पाता दिन में। क्यों? क्योंकि ये कितना आसान मुझे लगता है, एक बार सच पता चल जाए तो फिर उसके अगेंस्ट जाना बड़ा मुश्किल है, राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि आप परसूट ऑफ ट्रुथ करो, आपको सच पता चल जाएगा तो सच इतना सिंपल है कि आप फिर कुछ गलत करोगे ही नहीं। एनीवे, तो ये धर्म हो गया। अर्थ यानी मनी, तो इसमें राम कैसे राजा बनते हैं। काम यानी डिज़ायर, तो सीता जी को डिज़ायर के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। और मोक्ष, मोक्ष यानी लिबरेशन ऑफ डिज़ायर, तो इसको सिम्बॉलिकली कैसे एक्सप्लेन किया गया है। एक पिक्चर बनाई गई थी वनवास में, उसमें क्या था, राम सबसे आगे चल रहे थे, सीता जी मिडिल में थी और लक्ष्मण जी पीछे चल रहे थे। तो राम रिप्रेजेंट करते हैं गॉड को, ट्रुथ को, यानी परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं राम, और लक्ष्मण एक नॉर्मल ह्यूमन यानी जीवात्मा जो हम लोग हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, और बीच में सीता है जो कि डिज़ायर या फिर माया को रिप्रेजेंट करती है। तो जब राम आगे चल रहे थे, सीता जी बीच में थी और लक्ष्मण पीछे थे, तो लक्ष्मण राम को देख नहीं पा रहे थे। क्यों? सीता जी बार बार आ जा रही थी बीच में। तो इसमें लेसन ये है कि हमें क्या है, हम जब तक अपने डिज़ायर को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। ये है उसमें लर्निंग। ठीक है, एनीवे,
तो ये हो गई रामायण आपकी। रामायण के बाद इसी तरह आती है महाभारत। तो महाभारत की क्या खासियत है? तो देखिए महाभारत के ऑथर कौन है? देखो महाभारत को एक बहुत बड़ा ऑनर प्राप्त है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एपिक है, लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। इसमें कितने श्लोक है पता है? 1,00,000 श्लोक है डूड, 1,00,000 समझ लो। मतलब किसी ने कैसी पोयम लिख दी है, श्लोक यानी पोयम है, और उसमें भी 1,00,000। बाप रे बाप, कैसे कर सकते हो? इसकी मतलब इसके गाइजेंटिक साइज, जो जाइजेंटिक साइज है इसका, उसका पता आपको कैसे पता चलेगा पता है? अगर आप वेस्टर्न क्लासिक्स देखो तो वेस्टर्न क्लासिक क्या है? इलियड है, ओडिसी है। अब अगर आप इलियड और ओडिसी दोनों को कंबाइन कर दो और उसको 8 गुना कर दो, तब जाके आपको मिलेगी महाभारत। तो वो इतनी बड़ी है। ऐसा कहा भी जाता है महाभारत में, महाभारत के बारे में, कि वॉट एवर इज़ हियर कैन बी फाउंड एल्सवेयर, बट वॉट एवर इज़ नॉट हियर इज़ नोवेयर एल्स। मतलब महाभारत में सब कुछ है, जो महाभारत में लिखा है वो आपको कहीं और मिल सकता है, लेकिन जो महाभारत में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब महाभारत में ह्यूमन के हर एक पॉसिबल इमोशन को टच किया गया। तो ये बहुत बड़ा काव्य है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है आप अपनी बुक्स पढ़ो, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेद तो पढ़ के समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप जैसे वेदांता पढ़ो, इसमें रियल नॉलेज है। आप पढ़ो, देखो रामायण के अंदर की फ़िलॉसफी पढ़ो, महाभारत में आप भगवत गीता उठाओ, उसके अंदर की फ़िलॉसफी पढ़ो, इन सब में भी काफ़ी रियल नॉलेज है। अब देखो इन रियल नॉलेज को जानने से ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, बट एक तरह से ये जान लेना, सच्चाई जान लेने में भी बड़ा ही मतलब मज़ा है, बड़ा ही उसका एडवांटेज है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये समझ लेते हो कि फ़िज़िकल इंटीमेसी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है ना एडोलेसेंट एज के बाद। लेकिन अगर आपको कोई रियलाइज़ करवा दे यार ये कुछ खास नहीं है, बस आपकी बॉडी का जो वाइटल फ्लूइड है वही रिलीज़ होना चाह रहा है, उसके लिए सोर्सेज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ये जो समझते हो कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ नेचर ये चाहता है कि वो आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके न्यू बीइंग प्रोड्यूस कर दे। प्रोक्रिएशन इज़ द एम ऑफ द नेचर। तो ये जानने से बस मन को शांति मिल जाती है। वो जो फाइट चलती रहती है ना मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अंदर, उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो काफ़ी चीज़ें लाइफ में थोड़ी ईजीनेस आ जाती है। तो वही है, इन सबको पढ़ने से वो हो जाएगा। एनीवे, तो ये सब भी आप देखते रहना। तो लर्निंग क्या मिलती है इससे? अच्छा, अब फिर क्या है, अब इतना बड़ा 1,00,000 श्लोक, इसको कौन लिख पाएगा? इसको लिखने के लिए कोई आपको बड़े ही कवि चाहिए। तो वेद जिन्होंने लिखे उनसे बड़े कवि कहाँ पे मिलेंगे आपको? तो वेद व्यास। तो वेद व्यास ने ही महाभारत भी लिखी है। वेद व्यास ने लिखे हैं वेदास, पुराणास और महाभारत। लर्निंग क्या मिलती है महाभारत से? देखो कोर इवेंट जो है पूरी की पूरी महाभारत का, वो है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में होती है हस्तिनापुर थ्रोन के ऊपर। लेकिन इसी स्टोरी के साथ साथ उसमें 100 दूसरी मेजर स्टोरीज़ हैं, जो कम से कम 100 दूसरी मेजर स्टोरीज़ हैं जो इस बैटल से रिलेटेड है। एनीवे, तो इसमें क्या होता है कि जब बैटल ग्राउंड पे फाइट हो रही होती है तो उसमें क्या है, कृष्ण अर्जुन को क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, भगवत गीता। भगवत गीता, गीत यानी गीता यानी गीत, और भगवत यानी भगवान। तो भगवान का गीत है, सॉन्ग ऑफ गॉड है ये भगवत गीता। भगवत गीता मतलब आप समझ लो जैसे वो यही है कि कोई मशीन आप बाहर से ख़रीद के लाते हो, तो उस मशीन के लिए क्या करते हो, एक मैनुअल होती है जिसमें लिखा होता है कि इसको घुमाओगे तो बत्ती जल जाएगी, इसको प्लग में यहाँ लगाना है, इसको इतने घंटे चार्ज करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो वो मशीन अच्छे से चलेगी। उसी तरह ह्यूमन सिस्टम भी क्या है, वो एक मशीन है, राइट। तो ह्यूमन को चलाने के लिए क्या है, आपको एक मैनुअल चाहिए। तो वो मैनुअल है भगवत गीता। आपको जो भी आपके दिमाग में डिलेमास हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो एथिकल हो, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, किसी भी तरह का डिलेमा हो, ठीक है, वो उन सब का जवाब भगवत गीता में अवेलेबल है। कोर आइडिया वैसे भगवत गीता का यही है कि निष्काम कर्म, कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। आपको अपनी ड्यूटी करनी है सेल्फलेस वे में। मैं इसको अपने रूप में कैसे लिखता हूँ? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें 100% एफर्ट देनी चाहिए, और जब रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करने की बारी आए तो 0% रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। समझ में आया? ये मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। भगवत गीता में ऐसा बोला है कि फ़िलॉसफी ऑफ इनएक्शन है। फ़िलॉसफी ऑफ इनएक्शन का ये मतलब नहीं है कि डिटैचमेंट ऑफ एक्शन, इसका मतलब होता है डिटैचमेंट इन एक्शन। मतलब आपको काम करना है, लेकिन अपने आप को आपको किसी भी चीज़ से जोड़ के नहीं रखना है, डिटैच करके ही रखना है। इट इज़ नॉट डिटैचमेंट ऑफ एक्शन, इट इज़ डिटैचमेंट इन एक्शन। एनीवे, तो ये जो भी नॉलेज दी हुई है दोनों एपिक्स में, चाहे आप बात करो रामायण की, महाभारत की, या भगवत गीता जो है उसका, ये बिल्कुल इटर्नल नॉलेज है, ठीक है। अब नॉलेज, और वो भी इटर्नल हो गई, तो जो इटर्नल नॉलेज है यानी वो ट्रूथ होगी, और वही गॉड है। तो
तो जिसको ट्रुथ पता चल गया वही गॉड बन जाएगा आपका। प्रॉबली दैट्स वाई ह्यूमन्स ऑलवेज यर्न टू नो। आई पर्सनली लाइक टू रीड सो मच। मतलब मैंने अपने बारे में भी ये देखा है कि मुझे चीज़ों को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो नॉलेज मिलना भी एक पता नहीं एक तरह का सुकून देता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में कुछ पता चल जाता है, तो वो शायद इसीलिए होगा क्योंकि ह्यूमन का मेन गोल माना गया है हिंदुज़म के लिए कि परसूट ऑफ ट्रुथ। और ट्रुथ क्या है? इटर्नल नॉलेज। तो हमें किसी भी तरह की नॉलेज मिलती है तो हम क्या करते हैं, एक तरह से इसके पास जाते हैं, ठीक है। तो वो नॉलेज एक तरह का फुलफिलमेंट प्रोवाइड करती है, शायद इसीलिए पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। एनीवे, तो हमने क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में संस्कृत ड्रामा देख लिया, संस्कृत पोएट्री देख ली, स्पेशल टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस देख लिया रामायण महाभारत के रूप में। अब स्पेशल टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस यानी हम इसको जो हम बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में उसके हिसाब से देखेंगे। तो बेसिक सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल। अब एक एक उठाते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों क्या है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेसिस पे कोई संस्कृत टेक्स्ट है? तो आंसर है हाँ। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, पर संस्कृत लैंग्वेज जो है इससे रिलेटेड पनीनी ने अपनी अष्टध्यायी लिखी है जिसमें संस्कृत के ग्रामर के रूल्स दिए हुए हैं। तो एक बुक है, एक लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया टेक्स्ट। अगली चीज़ आ गई मैथ्स। तो पुराने टाइम पे मैथ्स तो थी ही, लेकिन मैथ्स का यूज़ किया जाता था एस्ट्रोलॉजी में। तो मैथ्स से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्या कहते हैं राइटर्स हैं? ए बी डिविलियर्स। आप ऐसे याद रख सकते हो, ए बी डिविलियर्स ये मैथ्स वाले थे। तो ए से हो जाएगा आर्यभट्टा, बी से ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये दो हो जाएंगे। तो आर्यभट्टा ने आर्यभट्टिया लिखी थी, उसमें उन्होंने अलजेब्रा, पाई, इन सब के बारे में बताया था। फिर ब्रह्मगुप्त आए थे। ब्रह्मगुप्त ने ज़ीरो को इन्वेंशन किया है, आर्यभट्ट ने नहीं किया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से रखना। और ब्रह्मगुप्त की किताब थी ब्रह्म स्फूत सिद्धांतिका। अच्छा, ब्रह्मगुप्त ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया है, नेगेटिव नंबर्स को उन्होंने बोला कि डेप्थ की तरफ से समझो तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। फिर तीसरे आ गए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का ने क्या लिखी है? सिद्धांत शिरोमणि। इन्होंने अरिथमेटिक और अलजेब्रा के बारे में बताया। ए बी डिविलियर्स, डी विलियर्स, तो वी से आ गए आपके कौन? वरमहीर। तो वरमहीर ने भी दो बुक लिखी हैं, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। तो ये हो गई मैथ्स। और मैथ्स का पुराने टाइम में जो लोग एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते थे। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ये तीनों हो गए साइंस। साइंस में तीन तरह की होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिज़िक्स से रिलेटेड क्या नॉलेज शेयर की गई थी? सबसे पहले ये बोला गया था कि हमारा होल वर्ल्ड क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है? 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं पंचभूत, ठीक है। वही एयर, वाटर, फायर, विंड, अर्थ, कुछ इस तरह से। इन सबको वेद में एक्सप्लेन किया गया है। अब फिज़िक्स का यूज़ क्या होता है इंजीनियरिंग में? तो इंजीनियरिंग किस तरह की है? सिविल इंजीनियरिंग है और शिप बिल्डिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग का तो सबसे बड़ा मार्वल है आपके सामने टेम्पल्स। ऐसे ऐसे टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। यूट्यूब पे एक प्रवीण मोहन का चैनल है, ठीक है, उस पर इंडी रॉसी रिएक्ट करती है जनरली। उस पर देखो आप, तो उस पर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हमारे टेम्पल्स में कौन सा मार्वल छुपा हुआ है। एनीवे, तो एक सिविल इंजीनियरिंग हो गई, दूसरी हो गई नेवल इंजीनियरिंग। तो नेवल इंजीनियरिंग यानी शिप बिल्डिंग और नेविगेशन। इस पर भी बुक है हमारे पास, युक्ति कल्प तारू इस नाम की बुक है ये। देन आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है? आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जे थॉमसन ने दिया था क्या? काफ़ी बाद में आके, लेकिन हमारे यहाँ एटॉमिक थ्योरी कनद मुनि ने बहुत पहले ही दे दी है, ठीक है। देन केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या है? केमिस्ट्री में आप मेटल्स के बारे में पढ़ते हो, तो मेटलर्जी। और इसका सबसे बड़ा आप क्लासिक एग्जाम्पल है आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में है। वो इतना पुराना है, फिर भी उस पर अभी तक रस्ट नहीं पड़ा है। फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड है एल्केमी, साइंस ऑफ कन्वर्टिंग वन एलिमेंट इनटू अनदर। तो उसमें नागार्जुन फेमस है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी मेडिसिन में तो बिल्कुल आग लगा के रखी है इंडियंस ने। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ही। मेडिसिन के ऊपर तो पूरा का पूरा आपका एक वेद है ना, रुको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। तो अथर्ववेद जो है वो पूरा का पूरा मेडिकल पे ही बेस्ड है। तो उसमें क्या है? डिजीज़ और उनके क्योर मेंशन है, जैसे बुखार, खांसी, डायरिया, इन सब का तो इलाज अथर्ववेद में ही मेंशन है। फिर उसके बाद इंडियन मेडिसिन जो है उसमें क्या है? एक चीज़ तो ये हुई कि डिज़ीज़ फाइंड करो आप और फिर डिज़ीज़ को ट्रीट करो। तो डिज़ीज़ को फाइंड करने को पैथोलॉजी बोलते हैं, और डिज़ीज़ को ट्रीट करने के दो तरीके, या तो मेडिसिन दे दो या सर्जरी करनी पड़ जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं। पैथोलॉजी पे जो बुक है वो है माधव निदान। फिर मेडिसिन के ऊपर बुक है चरक संहिता। सर्जरी के ऊपर है सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो ये हो गया फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस हो गया। अब सोशल आ गया। सोशल में क्या होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो सोशल में जैसे सबसे पहले हिस्ट्री में सोसाइटी आ गया।
तो सोसाइटी में मैन और वुमेन है, उनको अपने आप को कंडक्ट कैसे करना चाहिए, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ज्योग्राफी छोड़ दो, इकोनॉमी, इकोनॉमी में अर्थशास्त्र चाणक्य या फिर कौटिल्य ने लिखा हुआ है। पॉलिटी में आ जाओ, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो लॉ के ऊपर एक बुक है धर्मशास्त्र। आज भी मनुस्मृति और धर्मशास्त्र से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इंडिया में फॉलो की जाती हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आपने देख लिया संस्कृत लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर वेद और पुराण के रूप में देख लिया। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में संस्कृत ड्रामा, संस्कृत पोएट्री, स्पेशल टेक्स्ट, स्पेशल संस्कृत टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। रिलीजियस इंपॉर्टेंस में रामायण महाभारत और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या आपका, नेक्स्ट आ जाता है, ये तो नॉर्थ इंडिया में हो गई संस्कृत लैंग्वेज। साउथ इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेज होती थी। तो द्रविडियन लैंग्वेज में कौन कौन सा लिटरेचर है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं द्रविडियन लिटरेचर को। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंशिएंट लिटरेचर की जब बात की थी तो उसमें संस्कृत लिटरेचर को देखा था, जो कि जनरली नॉर्थ में भाषा बोली जाती थी संस्कृत, इसलिए वहाँ से एसोसिएटेड लिटरेचर। अब हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में क्या है, द्रविडियन भाषाएँ बोली जाती हैं जनरली, तो उसका लिटरेचर कैसा है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि उतने फैमिलियर हैं नहीं हम साउथ इंडिया से, तो इसमें हमको बस यही देखना है कि कौन कौन से लिटरेरी वर्क किस भाषा में ज़्यादा फेमस हैं, उसे किसने लिखा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें यही किया जा सकता है कि हम एक निमोनिक बना लें और उस निमोनिक के बना के चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। जैसे सबसे पहले मैं बता देता हूँ निमोनिक सिर्फ आपको। केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पे जो कुछ लिखा गया होगा वो मलयालम लिटरेचर कहलाएगा। तो मलयालम कम है, मलयालम रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज है, तो इससे निमोनिक क्या है कि कम है बट बेकार नहीं है। मलयालम लिटरेचर कम है बट बेकार नहीं है। फिर तमिलनाडु आएगा, तो तमिलनाडु में तमिल या फिर संगम लिटरेचर बोलते हैं, तो यहाँ आप नेम से याद रख सकते हो तमिल और संगम से। तीसरी चीज़ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में विजयनगर एम्पायर था, तो उसके टाइम पे ये इवॉल्व हुआ। कर्नाटका यानी कन्नड़ लिटरेचर वहाँ पे होगा। तो कन्नड़ में क्या थे, 3 जेम्स थे विच दे गॉट इन फॉर्म ऑफ PRP। ये हो गया निमोनिक। अब एक एक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केरला में मलयालम लिटरेचर की। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मलयालम लिटरेचर कम है बट बेकार नहीं है। तो इसमें बेकार कीवर्ड है, इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बी से क्या याद आ जाएगा, भास कौटिल्य। भास कौटिल्य क्या है, जो अर्थशास्त्र है हमारा, ये उस पर कॉमेंट्री है। तो कौटिल्य ने आपको पता ही है अर्थशास्त्र लिखा था, तो भाष कौटिल्य क्या होगा, ये ऑब्वियसली आपको आइडिया लग जाएगा कि एक कमेंट्री है जो कि अर्थशास्त्र पे थी। देन आता है ई से है एजूथा चान। एजूथा चान ये कोई लिटरेरी वर्क नहीं है, ये उस बंदे का नाम है जिसको वी ट्रीट एज फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर। ओके, ऑलराइट। द थर्ड थिंग इज बेकार। के से क्या हो जाएगा, कोका सैंडिसान, कोका संदिसन कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है। तो ये 3 चीज़ें केरला मलयालम से एसोसिएटेड की जाती है, क्योंकि मलयालम रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज है, इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देन आते हैं तमिलनाडु पे। तमिल या फिर संगम लिटरेचर जैसे कहें। अब तमिल जो है इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत, और इसीलिए इनका लिटरेचर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे इंडिया में तमिलनाडु वाले अपने कल्चर को इतना क्यों प्रिजर्व करने की बात करते हैं, क्योंकि उनका कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो इसे खोना नहीं चाहते। एनीवे, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए 300 BC से 300 AD के बीच में कंपोज किया गया है। मतलब ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्यन एम्पायर के टाइम का है, बहुत पुराना है। एनीवे, नाम से इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए पहले हम बात करते हैं तमिल या फिर संगम लिटरेचर की। तो इसमें तामिल से क्या याद हो जाएगा, तू मिल। तू मतलब यू, मिल किसे, मुझे, तो यानी मी। तो यू एंड मी। तो यू क्या होगा, मेरे बाहर होगा आउटर, मी क्या होगा, इनर होगा। तो आउटर को कहते हैं पुरम और इनर को कहते हैं अहम। तो संगम लिटरेचर के 2 मेजर स्कूल्स हैं, एक है अहम, दूसरा पुरम। इनर और आउटर, अहम पुरम। देन नेक्स्ट है कि इसको संगम लिटरेचर क्यों कहते हैं। देखो, इसको संगम लिटरेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिटरेचर आया कैसे, जो भी इसमें कॉम्पोजिशंस हैं वो लिखी क्यों गई। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे पांड्या किंग साउथ इंडिया में थे, तो पांड्या किंग्स क्या किया करते थे, असेंबली बुलवाया करते थे, ठीक है, जो भी महान कथाकार या इस टाइप के लोग हैं, तो उन असेंबलीज़ को संगम बोला जाता था। तो क्योंकि उसी में ये पूरा लिटरेचर आया, इसलिए इसको संगम लिटरेचर कहते हैं। तो ऐसी पांड्या किंग्स ने 3 असेंबलीज़ बुलाई थी, जिसमें कि ये पूरा लिटरेचर कंपाइल किया गया। अच्छा, अब संगम लिटरेचर के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं तमिल में, वो क्या है, उनको याद रखने के लिए आप निमोनिक याद रख सकते हो। मानसी, मान से क्या याद हो जाएगा, मनी में कलाएँ, और सी से याद हो जाएगा सीला पडिक्करम। तो इसमें पद जो है PADD, पद का मतलब होता है फुट यानी एंकलेट। तो स्टोरी ऑफ एंकलेट है सीला पडिक्करम।
और मनी में कलाई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें तमिलनाडु से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है तेलुगु लिटरेचर। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। अच्छा, तो आंध्र प्रदेश में जो किंगडम था वो था विजयनगर एम्पायर। हालांकि ये और साउथ में एक्सटेंड करता था, पर हमें ऐसे याद रखते हैं। अब विजयनगर एम्पायर को माना जाता है कि इट वॉज द गोल्डन एज फॉर तेलुगु लिटरेचर। इसी में उसका सारा प्रचार प्रसार हुआ है। तो ये जो विजयनगर एम्पायर था, इसके 2 इंपॉर्टेंट किंग थे, एक किंग बुक्का और एक वर्ल्ड फेमस कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बुक्का के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बुक्का के कोर्ट पोएट का नाम था नाचना सोमनाथ, जिन्होंने लिखी थी उत्तर हरि वंशम। एनीवे, इम्पॉर्टेंट क्या है, विजयनगर एम्पायर के जो किंग कृष्णदेव राय थे। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े स्कॉलर थे। ठीक है, इन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था, इनकी अपनी कंपोजिशन है अमुक्त मल्यादा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय अपने आप में ही इतने बड़े स्कॉलर थे, और जो खुद स्कॉलर होगा वो वैल्यू भी समझेगा पोएट्स की। तो इसका ऐसे पता चलता है कि उनके कोर्ट में 8 महान पोएट या लिटरेरी वर्क लिखने वाले लोग थे, जिनको उन्होंने क्या कहा, अष्टदिग्गज थे इनके टाइम में। तो इन सारे 8 पोएट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अलासनी पेदन्ना। इनका नाम अलग है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पोएट है। तो आपने देख लिया एपी के बारे में। आप नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका पे। तो कर्नाटका में जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम है कन्नड़। तो कन्नड़ लिटरेचर में क्या है, निमोनिक ये है कि पीआरपी जो हमको मिलती है पावर ग्रिड में पैसा, पीआरपी के बजाय कन्नड़ा वालों को 3 जेम्स मिले, 3 हीरे मिले पीआरपी के पैसे के बजाय। तो 3 जेम्स क्या थे, पीआरपी, पी फॉर पंपा, आर फॉर रन्ना, पी फॉर पोन्ना, पंपा रन्ना पोन्ना। पंपा जो पहले आता है तो ऑब्वियसली वो फादर होगा, तो फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर इन्हें बोला जाता है। इन्होंने आदि पुराण लिखा है। एक्चुअल में इन तीनों ने ही पुराण लिखे हैं। जो पंपा हैं उन्होंने आदि पुराण लिखा है, जो रन्ना है उन्होंने अजीतनाथ पुराण लिखा है, ठीक है, और जो पोन्ना है उन्होंने शांति पुराण लिखा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, द्रविडियन लिटरेचर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमने बेसिकली एक्सप्लोर क्या किया, लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया में हमने लिटरेचर को एसोसिएट किया था किसके साथ, लैंग्वेज के साथ, क्योंकि किसी भाषा में ही लिखोगे आप। अब भाषा को एसोसिएट किया जाता है रिलीजन के साथ। तो एंशिएंट टाइम पे हिंदुइज़्म था रिलीजन आपका। तो हिंदुइज़्म में नॉर्थ में संस्कृत भाषा और साउथ में द्रविडियन भाषा बोली जाती थी। तो इन दोनों भाषाओं से एसोसिएटेड जो भी लिटरेचर है वो हमने ख़त्म कर दिया। अब अगली बात क्या आती है कि हिंदुइज़्म जो था वो रिलीजन बहुत अच्छा था, कोई भी रिलीजन बहुत ही अच्छा होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस रिलीजन में जिन लोगों को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है वो ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं लोगों का, विच इज़ वेरी बैड थिंग। तो ये जो हिंदुइज़्म में और जब ये ऑपरेसिव बन गया तो इसके ऑपोजिशन के लिए 2 नए रिलीजन्स आए थे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स के रूप में, एक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे मतलब। तो अब देख लेते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड कौन सा लिटरेचर है हमारे पास। तो अगेन लिटरेचर अगर बुद्धिस्ट ने लिखा होगा तो बुद्धिस्ट ने भी तो कोई भाषा का यूज़ किया होगा। तो बुद्धिस्ट ने पाली यूज़ की थी। कैसे याद रख सकते हैं, बुद्धा ने बुद्धि पाली, तो इसलिए बुद्धिज़्म के जो भी लिटरेचर है वो कई पाली लैंग्वेज में है। और फिर ऑब्वियस है जैन लिटरेचर जो है, जैन लिटरेचर को प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और संस्कृत का यूज़ पहले ही भी थी तो अभी भी चला आ रहा है, तो कुछ लिटरेचर संस्कृत में भी अवेलेबल होगा। संस्कृत को इसलिए बेसिकली नहीं यूज़ करते थे क्योंकि संस्कृत बहुत बड़े लोगों की लैंग्वेज मानी जाती थी, ठीक है, ब्राह्मण्स वामिन्स की लैंग्वेज, जो कि मतलब वही बड़े लोगों की लैंग्वेज मानी जाती थी, कॉमन लोगों की नहीं थी। तो ये पाली प्राकृत ये सब कॉमन लोगों की भाषा है, तो इसी में जब ये ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं तो कॉमन लोगों की भाषा में ज्ञान देते थे अपना ही। एनीवे, तो अब क्या आ गया, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म टेक्स्ट, ठीक है, इनको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में था। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम 3 चीज़ें देखेंगे, कैनोनिकल, दैट इज़ जो उनकी सेक्रेड बुक या रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो कैनोनिकल टेक्स्ट, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, और दूसरे इंपॉर्टेंट जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। तो कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है बुद्धिज़्म के, वो है त्रिपिताका। त्रिपिताका यानी यानी 3 और पिताका यानी बास्केट, तो 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज। वो क्या है, सुत्त पिताका, विनय पिताका, विधम्म पिताका। अब मैं ये चीज़ पहले भी बताता हूँ। नॉन कैनोनिकल क्या है, नॉन कैनोनिकल है जताका। जताका क्या है, जताका बेसिकली बुद्धा की पास्ट लाइफ और बुद्धा की जो फ्यूचर लाइफ होने वाली है उससे एसोसिएटेड जो भी स्टोरीज़ हैं वो जताका में लिखी। तो इट इज़ नॉट ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस के यही 3 हैं। अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या आएगा, निमोनिक, आप ये याद रख सकते हैं। देखो अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं तो उनके नाम ही याद रखने हैं ना, उसमें क्या कर लोगे आप, तो उसमें आप यही करोगे, ईजीएस्ट वे यही है कि कोई सेंटेंस बना लो और उससे याद रखने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स अबाउट मगिंग अप। तो निमोनिक क्या है, बुद्धिस्ट होते कैसे हैं, बुद्धिस्ट बॉल्ड होते हैं, टकले होते हैं। तो अगर वो टकले होंगे तो उनका माथा खाली होगा तो यूवी रेडिएशन डायरेक्ट सर पे पड़ेगी, धूप सर पे लगेगी। तो निमोनिक यही बना सकते हो कि बुद्धिस्ट क्या हैं, बुद्धिस्ट आर बॉल्ड। अब वो बॉल्ड होते हैं इसलिए उनका माथा इज़ एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन,
तो इसमें बॉल्ड कीवर्ड है, माथा कीवर्ड है और यूवी कीवर्ड है। सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं बॉल्ड को। तो बॉल्ड में बी से क्या हो जाएगा, बोधिवंश, ए से अभिधर्म मोक्ष, एल से हो जाएगा ललित विस्तार सूत्र, डी से हो जाएगा दीपवंश। फिर माथा, माथा माँ से शुरू होगा तो माँ से मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हो है या पन्हा है। फिर उसके बाद महावंश, महावस्तु, महाविभास, ये सब एम से है। फिर यूवी, यू से हो जाएगा उड़ान और उड़ान वर्ग, वी से हो जाएगा विशुद्धि मग्गा। तो ये सब क्या है, दूसरे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा था कि आप हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ले लो, पुराने टाइम पे लोग इतने ज़्यादा दिमागदार होते थे कि सिर्फ ओरली टीच किया करते थे, ओरली बताते थे, ट्रांसमिशन करते थे नॉलेज का। ये बहुत बाद में हुआ कि उनकी जो भी ज्ञान थे उन सबको कंपाइल करके लिखा गया, ये बहुत बाद में हुआ है। वरना पहले ज्ञान, चाहे हिंदुज़म की बात कर लो, उसमें भी वैदिक चैंटिंग वर्बली टीच किया जाता था, चाहे इसको ले लो, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज़। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम जैन लिटरेचर पे। ओके, इसको भी देखते हैं थोड़ा। अब जैसे ये जैन लिटरेचर आ गया तो इसमें क्या है, ये लोग प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे। उसमें प्राकृत एक्चुअल में ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, तो उसमें से एक अर्धमगधी भी है। तो इस तरह बहुत भाषाएं थी, पर प्राकृत का यूज़ करते थे। बेसिकली इट इंक्लूडेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस विच पीपल अंडरस्टूड। हिंदुज़म के साथ क्या चैलेंज था, संस्कृत कुड ओनली बी इंटरप्रेटेड बाय ब्राह्मण्स, तो नॉर्मल लोग उस नॉलेज को पा नहीं सकते थे। तो इन लोगों ने यही ऑल्टरनेट दिया कि हम नॉर्मल लोगों की भाषा में बोलेंगे, जिससे किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एनीवे, जैन लिटरेचर में भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह के डिवीजन है, कैनोनिकल या फिर सीक्रेट टेक्स्ट, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट। अब कैनोनिकल टेक्स्ट में क्या है, जैन लिटरेचर में जो दो डिविजन्स हैं वो सामने आ जाते हैं आपके। कौन कौन से, कैनोनिकल टेक्स्ट में श्वेतांबरों का अलग टेक्स्ट है और दिगंबरों का अलग सीक्रेट टेक्स्ट है। श्वेतांबरों का जो सीक्रेट टेक्स्ट है उसको बोला जाता है अगम्स, और जो दिगंबरों का है उसे बोला जाता है प्रभारिता। तो ये जो श्वेतांबरों का अगम है, अगम में क्या आते हैं, अंगा आते हैं, उपंगा आते हैं, इसी तरह की कई चीज़ें आती हैं। दिगंबरों की जो प्रभारिता है ये दो टाइप की थी, एक कर्म प्रभारिता, एक कषाय प्रभारिता, ठीक है। नॉन कैनोनिकल का उतना कुछ एग्जाम्पल है नहीं। अदर टेक्स्ट अगेन सरटना है तो निमोनिक ही है। तो जैन्स क्या कहते हैं, जैन्स कहते हैं सर कट एंड किल द डिज़ायर। जैन लोगों को आपने देखा है कि वो कपड़े वपड़े भी नहीं पहनते और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जैनिज़्म फॉलो करते हैं। तो कब फॉलो करते हैं, उनके जो भी डिज़ायर्स होते हैं उनको मार देते हैं। तो उनकी टीचिंग क्या है, सर कट एंड किल द डिज़ायर। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा, देखिए पहले सर को एक्सप्लोर करते हैं। सर में एस से हो जाएगा समय सार, नियम सार, आई को छोड़, और दूसरा क्या हो गया, शिलापटिक्रम। ये तमिल एपिक है बट हो सकता है कि जैन से ही रिलेटेड हो, इसमें जैनिज़्म से रिलेटेड कुछ मेंशन हो सकता है। आई को छोड़ दो, फिर आएगा आर। आर से आपको याद हो जाएगा रत्न करंद, श्रवक चार, लाइफ ऑफ जैन हाउस होल्डर की, जो जैन हाउस होल्ड मतलब जो शादी वादी कर लेते हैं उनकी लाइफ कैसे होनी चाहिए वो लिखना है रत्न करंद श्रवक चार में। फिर कट, सी से क्या हो जाएगा, सेवक सिंतामणि के। फिर किल से क्या हो जाएगा, कल्प सूत्र, जिसमें बेसिकली तीर्थांकरों की बायोग्राफी दी हुई है। द डिज़ायर, तो द में टी आता है तो टी से याद हो जाएगा टट्टावर्थ सूत्र, तत्वर्थ सूत्र, लॉजिक एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इनका एक साइंटिफिक हो गया। तो यहाँ पे आपने समझ लिया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इनसे एसोसिएटेड टेक्स्ट हो गए। ऊपर क्या है, हिंदुज़्म से रिलेटेड नॉर्थ इंडिया में संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत लिटरेचर। साउथ इंडिया में द्रविडियन बोली जाती थी लैंग्वेजेस हिंदुज़्म के टाइम पे, तो द्रविडियन लिटरेचर। नीचे आ गए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनके टेक्स्ट को देख लिया। तो आपका बेसिकली जो मेजर पार्ट था लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया वो आपने ख़त्म कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर क्या है और मॉडर्न लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुए, राइट, उनको भी देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं हम मेडिवल लिटरेचर के बारे में, राइट। तो मेडिवल लिटरेचर को समझने के लिए देखो, लिखेगा कौन लिटरेचर, लिखेगा वही जो उस समय प्रोमिनेंट होगा, जो उस समय पावर में होगा। फॉर एग्जांपल जब रिलीजन प्रोमिनेंस में थे इंडिया में, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो वो लोग लिटरेचर लिख रहे थे। तो मेडिवल पीरियड में कौन पावरफुल था उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि मेडिवल लिटरेचर किसने। तो देखिए जब मेडिवल इंडिया आया तो उस वक्त क्या हुआ, इंडिया पर फॉरेन इन्वेजन्स चालू हो गए, स्पेशली इस्लामिक इन्वेजन्स, ठीक है। अब इस इस्लामिक इन्वेजन के कारण हुआ क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले हमको अटैक किया था किन्होंने, तुर्क्स ने इन्वेड किया इंडिया को, और फिर तुर्क्स के बाद फिर वो लीनियज चलती चली गई, दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल पीरियड आया, तो वो पूरा इस्लामिक आया ट्रेंड, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि हम पर क्या है, पर्शियन लिटरेचर उन्होंने अपने टाइम पे खूब उसका प्रचार प्रसार किया। फिर अब आप ये देखोगे कि देखो वो अपने साथ पर्शियन भाषा लेके आए, लेकिन जहाँ वो इंडिया में थे वहाँ पर तो हिंदी टाइप की लैंग्वेज यूज़ हो रही है ना।
तो पर्शियन और हिंदी जब मिलेगी तो कौन सी भाषा बनेगी? उर्दू भाषा बनेगी। तो उर्दू लिटरेचर का डेवलपमेंट होगा। तो हमने पर्शियन और उर्दू लिटरेचर का देख लिया। अब देखिए, इंडिया में लोग सिर्फ अटैक करने नहीं आए थे। अटैक करने जैसे इंडिया अटैकर्स को भी इंडिया ने मतलब छाँव दी और रिफ्यूजीज़ को भी छाँव दी। हुआ क्या था कि पारसी ज़ोरोएस्ट्रियंस जो थे वो भी इंडिया में आ गए थे पर्शिया से। पर्शिया यानी ईरान। क्यों आए वो इंडिया? एक्चुअल में वो जहाँ पर पर्शिया में रह रहे थे वहाँ पर अरेबिक इन्वेजन्स चालू हो गए थे, जिससे कि जो उनका धर्म है ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, उस पर मतलब काले बादल मंडराने लगे थे। तो उन्होंने भी पनाह मांगी इंडिया से और वो इंडिया में आके बस गए। इसीलिए आप देखोगे कि ये ज़ोरोएस्ट्रियंस इंडिया में आए तो ज़ोरोएस्ट्रियन लिटरेचर भी हो गया, राइट। तो जो तुर्क्स मतलब इस्लामिक इन्वेजन हुआ उससे क्या है, पर्शियन लिटरेचर आया। वो अपनी भाषा पर्शिया को जब लोकल लोगों ने सुना जो कि हिंदी में बात करते थे, तो इन दोनों लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से, पर्शियन और हिंदी के कॉम्बिनेशन से उर्दू आई। प्लस जो रेफ्यूजीज़ इंडिया में है, राइट, पारसी ज़ोरोएस्ट्रियंस, उन्होंने ज़ोरोएस्ट्रियन लिटरेचर लिखी। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जब अटैकर तुर्क्स आए, तुर्क के बाद फिर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल्स। तो मुगल्स के पीरियड में आपने ये देखा होगा कि औरंगज़ेब के आते आते क्या हो गया था कि सिख और मुगल्स के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट छिड़ गई थी। तो सिख एक नया रिलीजन डेवलप हुआ था इंडिया में, तो इसलिए आप मेडिवल पीरियड में सिख लिटरेचर भी देखोगे। तो बेसिकली ये 4 लिटरेचर हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, पर्शियन लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, फिर उसके बाद ज़ोरोएस्ट्रियन लिटरेचर और सिख लिटरेचर। तो आइए एक एक एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले पर्शियन लिटरेचर की बात करते हैं। तो इस्लामिक इन्वेजन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन किसने किया? सबसे पहला इन्वेजन किया था तुर्क्स ने, राइट। पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट शायद तुर्क ने अटैक किया था। एनीवे, तो तुर्क्स और मंगोल्स ने इंडिया को इन्वेड किया 12वीं सेंचुरी में। उनके टाइम पर कौन सा राइटर था जो कि कमाल का था? एक पर्शियन पोएट थे जिनका नाम है अमीर खुसरो। तो ये तुर्क्स के टाइम पे हैं और उन्होंने मतलब पोएम्स की नदियाँ बहा दी, नदी बहा दी। नदी क्यों बहा दी? ये निमोनिक है, याद रखने के लिए। नदी, ना से याद हो जाएगा नूर सिफर और दी से याद हो जाएगा दीवान। ये उनकी पोएम्स थी, उनकी रचनाएं थी, आप ऐसा समझ लो। तो अमीर खुसरो बहुत बड़े पोएट थे तुर्क के टाइम पे। तुर्क के बाद फिर आप कौन आएंगे? फिर दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बड़े कौन है? बरानी। बरानी एक बड़े पोएट थे। अब बरानी, इससे क्या याद हो जाएगा? बड़ी रानी। बड़ी रानी ने क्या किया? बड़ी रानी ने तारीख पूछी फिर से, ये निमोनिक हो गया। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा? बड़ी रानी यानी बरानी ने क्या लिखी? तारीख पूछी फिर से, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है। तारीख पूछी फिर से फ़िरोज़ याद हो जाएगा, तारीख से तारीख़ है, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत के टाइम थे। जो मेन लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है मेडिवल पीरियड में, वो है मुगल पीरियड में। मुगलों ने रूल भी लंबे टाइम तक किया है ना, राइट। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले किंग कौन आएंगे मुगल के? बाबर आएंगे। बाबर ने लिखी क्या? तुज़ूकी बाबरी, आप इसको एक तरह से बायोग्राफी समझ सकते हो। हुमायूं के टाइम पीरियड पे हुमायूं नामा लिखा गया। अकबर के टाइम पे अकबरनामा यानी अकबरी लिखी गई। किसके द्वारा? अकबर के कोर्ट पोएट अबुल फजल के द्वारा। शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ नामा। तो बहुत आसान है याद रखना, हुमायूं नामा, अकबर नामा, शाहजहाँ नामा। बाबर का थोड़ा सा डिफरेंट है, तुज़ूकी बाबरी, और अकबर के टाइम पे यानी अकबरी। एनीवे, अब अगर आप अकबर को देखोगे तो अकबर ने अपने टाइम पे क्या किया था? बहुत ही कमाल का राजा था अकबर। सूले कुल का प्रिंसिपल, दैट इज़ यूनिवर्सल पीस का उन्होंने प्रिंसिपल फॉलो किया था। अकबर के टाइम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो अब क्या होगा? अकबर के टाइम पे फिर लोग घुलेंगे हुए मिलेंगे आपस में। तो पर्शियंस और जो लोकल हैं यहाँ पे यानी इंडियंस, उनकी भाषा हिंदी थी। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई? मिंगलिंग हुई, मिक्सअप शुरू हुआ। तो मतलब पर्शियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के मिक्सअप से प्रोड्यूस हुई उर्दू। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उर्दू लिटरेचर क्या है? तो उर्दू में लिखने वाले क्या थे? 2 बड़े लोग थे। एक मिर्ज़ा गालिब, जिनका सबने नाम सुना है, एक है इकबाल। इकबाल पे मूवी भी आई थी। तो अब ये मिर्ज़ा गालिब और इकबाल, इन्होंने क्या लिखा? देखो, मिर्ज़ा गालिब तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट है, सबने उनका नाम सुना है। और इन्होंने दीवान लिखी थी। दीवान भी क्या है? पोएम्स का एक कलेक्शन है। इकबाल किस लिए फेमस है भाई? इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा हुआ है। और सारे जहाँ से अच्छा आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कितना बड़ा नेशनलिस्टिक सॉन्ग बन गया था वो। तो इसलिए इकबाल बहुत फेमस है। बाकी इकबाल ने बंगी दारा भी लिखा है। तो ये 2 हैं। मिर्ज़ा गालिब के तो शेर ज़्यादा फेमस है। एनीवे, तो पर्शियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर फिनिश कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके ऊपर? रिफ्यूजीज़ जो इंडिया में आए, ज़ोरोएस्ट्रियंस। या लोग जाओ ऐसे कवर कर लेते हैं कि जो मुग़ल पे ख़त्म किया था, मुग़ल के टाइम पे क्या है, सिख ने रिवॉल्ट कर दिया था। तो सिख एक नया रिलीजन बना, तो उन्होंने अपनी भी कुछ लिटरेरी वर्क्स दिए यहाँ पे। अब सिख से क्या याद आता है? पंजाबी। पंजाबी क्या होते हैं? पंजाबी बोलते हैं, उनको नाच गाना पसंद है, तो वो क्या बोलेंगे? अजी डीजे बजा दो। इससे क्या याद होगा? आ से याद हो जाएगा आदि ग्रंथ।
आदि ग्रंथ लिखा कितने, आ से आदि और आ से अर्जुन देव, तो आदि ग्रंथ अर्जुन देव गुरु ने लिखा। जी से क्या याद हो जाएगा, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। गुरु गोविंद सिंह में मतलब ये ऐसी बुक है जिसमें कि जो भक्ति सेंट्स हैं आपके, उन्हीं की सीख लिखी हुई है। तो मतलब एक तरह से सिख आप देखोगे कि भक्ति मूवमेंट का ही प्रोडक्ट है बाद में जो आया। एनीवे गुरु ग्रंथ। अजी डीजे बता दो, तो सॉरी भक्ति सेंट्स कौन से थे, जैसे रामानंद हो गए, सूरदास हो गए, ये सब हो गए। अजी डीजे बजा दो, डीजे से क्या याद होगा, डी से आपको याद हो जाएगा दसम ग्रंथ जो कि अगेन गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। और जे से आपको जन्म सखीज़ याद हो जाएगा, जो कि जन्म सखीज़ ये जो पहले गुरु थे इनके, गुरु नानक, उनसे उनकी स्टोरी से रिलेटेड है। तो इसमें दो तो मुझे याद ही हैं, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ, एक दसम ग्रंथ और एक जानम ग्रंथ, जानम सखीज़, ये नया है। एनीवे तो ये हमने इस्लामिक इन्वेशन का पढ़ लिया था। अब रेफ्यूजीज़ के रूप में आए थे पारसी, ज़ोरोएस्ट्रियंस। तो देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या हैं। तो देखो जो मेन टेक्स्ट है इनका, मेन टेक्स्ट यानी जिसमें इनकी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस लिखी हैं, उसको कैसे याद रखें, उसको याद रखने के लिए निमोनिक बड़ा आसान सा है। ज़ोरोएस्ट्रियन, तो ज़ोरो से ज़ोरो याद हो जाएगा। ज़ोरो ने क्या है, ज़ोरो एक फ़ाइटर था, ज़ोरो ने क्या बोला, अवश्य गाइस, अवश्य गाइस बोला, तो इससे क्या याद हो जाएगा, आवा से याद हो जाएगा अवस्था, या से यासना और ग से गथास। तो अवस्था, यस्ना, गथास, ये इनके मेन टेक्स्ट थे, राइट। तो मेन बुक जो थी वो थी अवस्था, दैट कंसिस्ट ऑफ यासना, दैट कंसिस्ट ऑफ गथास। मतलब 3 बुक नहीं है, ये एक ही बुक है अवस्था। अवस्था के अंदर यासना है, यासना मतलब चैप्टर्स, और इन चैप्टर्स के अंदर कुछ हिम्स हैं जिनको कि गथ कहा जाता है, ठीक है। तो अवस्था बुक हुई, उसके चैप्टर्स यासना हुए, और उन चैप्टर्स में जो हिम्स लिखे हैं वो गथ हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है ज़ोरोएस्ट्रियन लिटरेचर का, उसको याद रखने के लिए क्या है, निमोनिक ये है कि दूसरे ज़ोरोएस्ट्रियन के लिटरेचर किसी डम्ब आदमी को भी बुद्धिमान बना देते हैं। तो डम्ब से क्या याद हो जाएगा, डी से याद हो जाएगा डेनकार्ड, ये ऑलमोस्ट इंसाइक्लोपीडिया है उनकी, यू छोड़ दो। एम से हो जाएगा मेनोगी खिराद, और बी से हो जाएगा बुंडा हिश्न, जैसे इस क्रिएशन की थ्योरी क्या है, और बुक ऑफ अर्ध विराफ, स्टोरी ऑफ डिवोटी। तो ये हो गया, मतलब अब इसमें याद ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, निमोनिक से याद कर लो। तो ये हमने क्या देखा, मेडिवल लिटरेचर। अब नेक्स्ट चीज़ ऑब्वियसली क्या आएगी, मॉडर्न लिटरेचर, राइट। मॉडर्न लिटरेचर मतलब क्या है, हमारी अभी जो लैंग्वेजेस चल रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी हैं और 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस रखी हैं। तो ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐसी ही सेलेक्ट की हैं जिनका लिटरेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसी पर क्या है, हमारा मॉडर्न लिटरेचर बेस्ड है। मतलब हुआ क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में बहुत ढेर सारी 10,000 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इकट्ठा की, और इनमें से कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा देखा गया कि कुछ महान राइटर्स थे, उनका कमाल का लिटरेरी वर्क था। तो उन लैंग्वेज को याद रखने के लिए वही 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 में से 1 गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 21 में 50 जोड़ा 71st, 21 में 71 जोड़ा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑफिशियल से क्या याद हो जाएगा, ऑफिसर काका, ऑफिसर काका से क्या याद हो जाएगा, मेरे काका उस गुप्त बंगले में होते हैं। तो इससे आपको सारी लैंग्वेज याद हो जाएंगी। ऐसे ना याद हो तो यार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके स्टेट बोलते जाओ और उनकी लैंग्वेजेस बोलते जाओ, अपने आप आइडिया लग जाएगा। एनीवे, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा हिंदी लिटरेचर। क्यों, क्योंकि मेरी मातृभाषा मदर्स लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी के बारे में मुझे पता होना चाहिए। बाकी भी लैंग्वेज से एसोसिएटेड लिटरेचर है, पर उसको उतना डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। हिंदी के बारे में बल्कि पता होना चाहिए क्योंकि अपनी लैंग्वेज है, और हिंदी वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया भी है, तो भी इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवे, हिंदी लिटरेचर को देखते हैं। तो अब हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिंदी लिटरेचर का अपना डेवलपमेंट। अब शुरुआत में देखोगे एंशिएंट पीरियड में तो हिंदी जैसी कोई भाषा थी नहीं, नॉर्थ में संस्कृत थी और साउथ में द्रविडियन लैंग्वेजेस थी। तो एंशिएंट टाइम पे वैसा कुछ है नहीं हिंदी पर। फिर मेडिवल पीरियड आया, तो मेडिवल पीरियड में फिर हिंदी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। कैसे डेवलपमेंट हुआ, देखिए मैंने ये बताया था कि संस्कृत जो थी वो बड़े लोगों की भाषा थी, ब्राह्मण्स वामिन्स की। फिर क्या हुआ था, संस्कृत के बाद फिर बुद्धिज़्म जैनिज़्म अपोज करने आया हिंदुज़म को, तो उन्होंने क्या है लोगों की भाषा में बोलना चालू किया। तो पाली, प्राकृत ये भाषाएं हैं। तो इसमें जो प्राकृत भाषा है वो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है। प्राकृत से फिर भाषा आई जो ट्रांजिशन लैंग्वेज थी बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न, अपभ्रंश, और इस अपभ्रंश लैंग्वेज से हिंदी आई है, ठीक है। तो ये तो ओरिजिन हो गया। देखिए हिंदी लिटरेचर को जो सबसे बड़ा बूस्ट मिला है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु लिटरेचर को सबसे बड़ा बूस्ट मिला था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, उसको गोल्डन एज बोला जाता है। उसी तरह हिंदी लिटरेचर को अगर आप बोलोगे कि सबसे बड़ा पुश गोल्डन पीरियड कौन सा था, वो था भक्ति मूवमेंट का। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे हिंदी लिटरेचर अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था।
क्यों? क्योंकि भक्ति मूवमेंट में क्या था, जो संस्कृत थी उसको बिल्कुल बंद ही कर दिया गया था। लोग ये बोलने लगे थे कि भैया संस्कृत तो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज है, उसको यूज़ करेंगे ही नहीं, हम यूज़ करेंगे नॉर्मल लोगों की भाषा, तो इसलिए हिंदी में बोलना चालू किया। अच्छा, तो अब ये उस वक्त भक्ति राइटर्स कौन थे? उन्होंने ही हिंदी को क्योंकि बढ़ावा दिया होगा। तो भक्ति राइटर्स कौन है उसको याद रखने के लिए क्या है, निमोनिक है। तेरी कसम बहुत सही थे। भक्ति राइटर्स जो हैं, तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ, बहुत ही सही थे भक्ति राइटर्स। तो इस निमोनिक से क्या याद हो जाएगा? सबसे पहले तुम्हारी, तो तुम्हारी से याद हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस लिख के अमर हो गए, बहुत ही खतरनाक है उनका ये क्रिएशन। एनीवे, तुम्हारी कसम, का से याद हो जाएगा कबीर, कबीर के दोहे फेमस हैं। सा से याद हो जाएगा सूरदास, सूरदास नाम भी सुर है और इन्होंने लिखा भी सुर सागर, तो सुर सागर ये कृष्ण जी के बारे में है। क सा माँ से मीराबाई हो जाएंगी, इन्होंने भी भक्ति पोइट्री की है। तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, ये सब भक्ति राइटर्स हैं जिन्होंने हिंदी को बहुत फेमस बना दिया। अच्छा, तो मेडिवल टाइम पे तो भक्ति मूवमेंट ने सिंगल हैंडेडली हिंदी को कैरी किया। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? मॉडर्न पीरियड में हिंदी को पढ़ने के लिए हम उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, 4 पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअल में कुछ कुछ पीरियड में बहुत महान लोग हो गए, तो उनके नाम पे ही उस पूरे युग को रख दिया गया, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम पे जो हमने 4 युग रखे हैं, ठीक है, वो आप समझ लो 25-25, 20-20 साल के पीरियड हैं, जिसमें कुछ कुछ कवि ने महान कर दिया, तो उनके नाम पे हमने वो युग रख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, तो फिर क्वेश्चन ये, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे मॉडर्न टाइम पे क्या है, गांधी जी थे, तो गांधी जी ने कमाल का काम किया है हिंदी के लिए। जैसे ही गांधी जी का जन्म हुआ तभी से शुरू हो गए हिंदी के 4 पीरियड, 4 सबसेक्शंस। तो गांधी जी, उनको 69 पोजीशन पसंद थी, इसलिए 1869 में उनका जन्म हुआ। 1869 से पहले 25 साल, तो 69, 79, 89, 93, 69 को लेके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, इसको कहलाया भारतेंदु युग। फिर 25 साल 1893 से 1918 तक द्विवेदी युग कहलाया। फिर उसके बाद उसके अगले 20 साल 1918 से 1938 तक छायावाद युग कहलाया, और फिर 1938 से अभी तक हम इसको कंटेम्प्रेरी युग कहते हैं। तो क्वेश्चन है, याद कैसे किया जाए? तो देखो, याद करने का बड़ा ही आसान है युग को। हम पढ़ते क्या है इंग्लिश में, ABCD, यानी BCD, पर ये BCD ना होके BDC है, मतलब D पहले आ जाएगा सी के, BDC, यानी B से हो जाएगा भारतेंदु युग, D से होगा द्विवेदी युग, C से छायावाद युग, और C से ही कंटेम्प्रेरी पीरियड। तो अब क्वेश्चन है, भारतेंदु युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे 1869 से 93 के बीच भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बिल्कुल महान कवि थे, तो इनके नाम पे रख दिया। फिर द्विवेदी युग किसके नाम पे है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे है। छायावाद युग, अब इस युग में जो जो कवि हुए हैं, मतलब वो उन्हीं का नाम आपको पता होगा, उनसे रिलेटेड आपने कविताएं भी पढ़ी होगी हिंदी में। तो अभी ये सब करने के बाद मौका मिले तो इनकी ज़रा कविताएं पढ़ना हिंदी की, और उन पर फिर वीडियोस बना लेना। एनीवे, तो निमोनिक क्या है? छायावाद के युग के कवियों को याद रखने का। इस युग में, छायावाद युग में, हिंदी के बड़े बड़े मुंशी पैदा हो गए हैं भाई, कवि नहीं, बिल्कुल मुंशी लेवल रीच कर गए हैं। तो मुंशी से याद हो जाएंगे सारे कवि के नाम, मुंशी। M से क्या याद हो जाएगा? मुंशी बोल रहा हूँ तो मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा, ये 2 हो गए। महादेवी वर्मा को तो शायद पद्म भूषण कुछ इस टाइप से भी शायद मिला है। एनीवे, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ये M से हो गए, U को छोड़ दो। N से हो गया निराला। कौन निराला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी। फिर S आ जाएगा, S से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत और स्वामी दयानंद। फिर H से क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। फिर I से क्या हो जाएगा? I से कुछ नहीं होगा, I के बाद आता है J, तो J से जयशंकर प्रसाद। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, स्वामी दयानंद, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो ऐसे बड़े बड़े कवि हुए हैं, ठीक है। इन सब की रचनाओं पढ़ना, थोड़ा पता चलेगा हिंदी के बारे में। एनीवे, तो ये हमने हिंदी के बारे में डिटेल्ड में पढ़ लिया, कुछ खास नहीं है। हिंदी में एंशंट में हिंदी भाषा थी नहीं, मेडिवल पीरियड में हिंदी डेवलप हुई अपभ्रंशा से, और उसके बाद भक्ति मूवमेंट ने हिंदी को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया, भक्ति मूवमेंट कवियों ने, ठीक है। निमोनिक क्या है? भक्ति राइटर्स, तुम्हारी कसम बहुत सही थे। और मॉडर्न पीरियड ऑफ हिंदी में 4 उसके युग हैं, वो 4 युग आपको याद हो जाएंगे, गांधी जी के टाइम से शुरू होते हैं 1869 से। अब क्वेश्चन है दूसरी लैंग्वेजेस, तो दूसरी लैंग्वेजेस पर भी लिटरेचर अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं, याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो भी ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेजेस हैं कौन सी? ईस्ट में बोली जाती है बंगाली, उड़िया, आसामीज़, राइट, बंगाल में, उड़ीसा में और असम में। वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, पंजाब है, तो राजस्थानी, गुजराती, सिंधी। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और पंजाब है, तो कश्मीरी और पंजाबी। इन सब लैंग्वेज पे देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। तो बंगाली की बात करते हैं।
तो बंगाली भाषा जो है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस उस टाइम पे बहुत फेमस हो गई थी। ठीक है, आपको पता होगा इंडियन रेवोल्यूशन की बैकबोन थे बंगालीज। तो रिब कह सकते, रिब नहीं, बैकबोन नहीं, रिब, रिब से याद हो जाएगा आपको। रिब से क्या याद हो जाएगा? आर से दो लोग महान थे, एक तो राजा राम मोहन रॉय और रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बंगला भाषा में ही लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, जिसके लिए तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो राजा राम मोहन रॉय और रविंद्रनाथ टैगोर ये बंगाली थे। रिब, आई से याद हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी बंगाल में थे। रिब, बी से क्या याद हो जाएगा आपको? बी से आपको बंकिम चंद्र चैटर्जी याद हो जाएंगे। ये किस लिए फेमस हैं? इन्होंने आनंद मठ लिखा है। आनंद मठ में ऐसा क्या है? आनंद मठ में है वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, इज़ एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम दिस नॉवल। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने शायद नेशनल एंथम लिखा है, आई एम नॉट श्योर। एनीवे, तो ये देखो ये कितने महान लोग हैं, मतलब बंगाली लिटरेचर वाले। तो बंगाली लिटरेचर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने शायद हमें नेशनल एंथम दिया है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने हमको क्या दिया है? हमारा नेशनल सॉन्ग दिया है, राइट? नेशनल सॉन्ग ही दे दिया, वंदे मातरम। ठीक है, और सारे जहाँ से अच्छा तो उर्दू लिटरेचर वाले कवि ने, इकबाल ने दिया है। ठीक है, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया और बंकिम चंद्र चैटर्जी ने नेशनल सॉन्ग दिया है। एनीवे, तो ये हो गया बंगाली। बंगाली के बाद फिर आसाम आता है ईस्ट में। तो आसामीज़ लिटरेचर में पलाश याद रख लो, आसाम में पलाश का पेड़ है। तो इससे क्या याद हो जाएंगे? इनके फेमस कवि। पा से याद हो जाएगा पद्मानभ गोहेन, पद्मानाभ गोहान याद रख लो। ला से याद हो जाएगा लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ, और शाह से याद हो जाएगा शंकर देव। तो ये तीन आसाम के फेमस पोइट्स हैं। फिर ईस्ट में और कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज है। उड़िया लैंग्वेज का आपको याद रखना है। तो उड़ीसा का अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे लोग थोड़े गरीब हैं, कुछ फ़कीर हैं, लेकिन उनकी बोली बहुत अच्छी है। तो निमोनिक क्या हो जाएगा? सुरीले हैं वो, सुरीला फ़कीर, सुरीले फ़कीर रहते हैं उड़िया में। तो इससे क्या याद हो जाएगा? सा से याद हो जाएगा सरला दास, यू से याद हो जाएगा उपेंद्र भंजा, आर से याद हो जाएगा राधानाथ रे, फ़कीर से याद हो जाएगा फ़कीर मोहन सेनापति। अब आ जाते हैं हम किस में? वेस्ट में। वेस्ट में है क्या आपकी? मराठी। महाराष्ट्र है, मराठी लिटरेचर, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो महाराष्ट्र में तो इतनी लंबी लिटरेचर है वहाँ पे कि मतलब तुरंत ख़त्म कर ही नहीं पाओगे। उसके लिए आराम से बैठो वहाँ पे, रेस्ट लो जनाब वहाँ जाके, और फिर पढ़ो। तो रेस्ट जनाब है निमोनिक। आर से याद हो जाएगा रामदास, ई से एकनाथ, ती से तुकाराम, ये तीनों हो गए। जनाब, जन से याद हो जाएगा जनानबाई, जनानेश्वर, और बी से याद हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी न्यूज़पेपर लिखा था एट द टाइम ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देन फिर वेस्ट में है गुजरात, राजस्थान और सिंधी। तो गुजरात को देखते हैं। गुजरात मतलब जाना, गुजरात मतलब गो टू रात, रात को आप जोड़ सकते हो नर्क से, तो गो टू नर्क। तो इस निमोनिक से क्या याद हो जाएगा? गो से याद हो जाएगा गोवर्धन राम, नर्क में ना से याद हो जाएगा नर्मद और नरसिंह मेहता, और नर्क का से याद हो जाएगा के एम मुंशी। के एम मुंशी ने पृथ्वी वल्लभ लिखी हुई है। इसके बाद राजस्थान स्टेट भी वेस्ट में है। तो राजस्थानी में क्या है? राजस्थान तो आपको पता है ना कि राजस्थान में पैलेस हैं बहुत ज़्यादा, और पैलेस में जाके नॉर्मली लोग पिक्चर खिंचा के आ जाते हैं फ़ोटो, तो और फिर उस फोटो को फेसबुक पे लगा देते हैं। तो पैलेस वाली डीपी, ये हो जाएगा निमोनिक। डी से याद हो जाएगा डिंगल, पी से याद हो जाएगा पिंगल। ये इनकी फेमस फिक्शनल राइटिंग है राजस्थान की, डिंगल और पिंगल, और सबसे ज़्यादा फेमस टेक्स्ट है ढोला मारू। देन सिंधी किससे राइम करता है? मंदी से, सिंधी मंदी। तो मंदी से क्या याद हो जाएगा? माँ से मिर्ज़ा कलीश बेज, और दी से याद हो जाएगा दीवान कौरामिल। कश्मीर को कैसे याद रख सकते हैं? कश्मीर को ऐसे याद रख सकते हैं लैंडर के नाम से। ठीक है, कि कश्मीर में कोई अगर लैंड कर गया, ठीक है, तो कश्मीर लैंडर कहलाएगा। इसमें ला से क्या याद हो जाएगा? लैंडर में ला से याद हो जाएगा लाल देद, फर्स्ट फीमेल पोइटेस थी वहाँ की। एन से याद हो जाएगा नंद ऋषि, और आर से याद हो जाएगा रजत रंगानी, संस्कृत में लिखे थे ये। देन आती है पंजाबी भाषा। पंजाबी, इसमें नाम इसी के नाम से याद हो जाएगा पंजाबी। तो प से क्या याद हो जाएंगी? पोएम्स और स्टोरीज़ कौन सी लिखी गई हैं, और एन से याद हो जाएगा नेशनलिस्टिक राइटिंग पंजाबी। अब पोएम्स में आते हैं। पोएम्स में कौन सी पोएम? सूफ़ी पोइट्री। सूफ़ी पोइट्री में क्या है? उसके शब्द बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, सूफ़ी पोइट्री में शबाब अलग ही होता है। तो शबाब से क्या याद हो जाएगा? सा से याद हो जाएगा सवैयास, इसे गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है शबाब, और बा से याद हो जाएगा बाबा फरीद और बुल्ले शाह। अब पोएम्स और स्टोरीज़ है ना, तो स्टोरीज़ कौन सी? लव स्टोरीज़ ज़्यादा फेमस है पंजाबी में। कौन से?
लव स्टोरी में ऑब्वियसली लड़की तो होगी, तो शी यानी सोहिनी महिवाल, एच से सोहिनी महिवाल, एच से हीर रांझा और एच से ही है शशि पुन्नू। तो शी यानी सोहिनी महिवाल, शशि पुन्नू, एच से हीर रांझा, ये लव स्टोरीज़ हैं। नेशनलिस्टिक राइटिंग की देखें तो पंजाब में भगत सिंह पैदा हुए थे, उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा है, कमाल का सॉन्ग है बिल्कुल। तो ये आपने ख़त्म कर लिया। मेडिवल लिटरेचर देख लिया, पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन हिंदी से मिली उर्दू, पर्शियन मुग़लों के टाइम पे थी, मुग़ल के अगेंस्ट रिवॉल्व किया सिखों ने, तो सिख लिटरेचर। और बाहर से सिर्फ इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ था, रेफ्यूजी भी आए थे, पारसी ज़ोरोएस्ट्रियंस, तो ज़ोरोएस्ट्रियन लिटरेचर। फिर मॉडर्न लिटरेचर में बात करोगे तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से ही, इसमें हिंदी मेन है, बाकी छोटी छोटी भाषाएं, बाकी भी सब बड़ी भाषाएं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। सो दैट्स इट।